जो कल का सेशन था उस कल के सेशन में हम लोगों ने बात की थी, सभी का ऑनलाइन जुड़े हुए सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है और ऑफलाइन में भी बैठे हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यस, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ओबीजी क्या होती है, ओबीजी में गायनिकोलॉजी क्या होती है, ऑब्स्टेटिक नर्सिंग क्या होती है। द गायनिकोलॉजी मीन्स हमने पढ़ा था कि गायनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम फीमेल के रिप्रोडक्शंस के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन कौन कौन से वो पार्ट्स है जो रिप्रोडक्शंस में मदद करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। कौन सा सिस्टम पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हम लोगों ने वो सारी बातें पढ़ी थी जो कहीं ना कहीं गायनिक हार्मोन्स ऑफ द गायनिक कौन सा है, हार्मोन्स ऑफ द ऑब्स्टेटिक नर्सिंग कौन सा है, उसी के अंदर फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल जेनिटल्स जो ऑर्गन्स होते हैं उन एक्सटर्नल जेनिटल्स में कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल्स इज आल्सो नोन एज द पुडेंडम एंड द वल्बा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वल्बा किसे कहा जाता है, पुडेंडम किसे कहा जाता है। तो कल की क्लास में और हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि वल्बा या पुडेंडम एक वो एरिया होता है जहां कहीं ना कहीं दो पार्ट्स आकर के मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं दो ट्रैक आकर के मिल रही है। रशियन लैंग्वेज का जो वल्बा वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऐसा एरिया जहां यूरिनरी ट्रैक भी देखने को मिल रहा है और जहां रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी देखने को मिल रहा है। दैट इज द फीमेल यूरेथ्रा, दैट इज द वेजाइना। तो यहां से रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और यहां यूरिन भी इसी रास्ते से बाहर आता है, इसलिए दोनों कॉम्बो एक ही एरिया में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? वल्बा। यस और नो? फिर एक बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर वाला एरिया है वो कौन सा होगा? इंटीरियर, जबकि जो नीचे वाला एरिया होता है वो कौन सा होता है? पोस्टीरियर। सर ऐसी बात, ऐसा पॉइंट कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? वो ऐसा पूछेगा कि जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा का जो इंटीरियर पोर्शन है वो क्लोज होकर फ्यूज होकर के कौन सी सरफेस बनाता है, कौन सी सरफेस बनाता है? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये जो ऊपर वाला एरिया ऊपर से मर्ज होने पे क्या बनाता है? क्लाइटोरिस बनाता है, जबकि नीचे से जुड़ेगा दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? आपका फ्रेनलम बनाता है जो आगे जाके फोर्चिट का निर्माण करता है। किसका करता है? फोर्चिट का निर्माण करता है। इस इमेज को दिखाने का मुख्य जो पर्पज है वो मेन पर्पज ये है कि हमें हमारे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि कौन किस पॉइंट की कौन सी लोकेशन है। दैट इज द इंटीरियर लोकेशन, दैट इज द पोस्टीरियर वर्ड। यस, ऊपर की तरफ हमने कल की क्लास में भी बात की थी, तो ये जो सबसे ऊपर उठा हुआ जो एरिया है, जैसे जितने भी एलिवेटेड जोन्स होते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं मॉन्स। क्या बोलते हैं? मॉन्स। जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जितने भी मॉन्स वाले एरिया हैं वो एलिवेटेड एरियाज को इंडिकेट करते हैं। और प्यूबिस का मतलब होता है प्यूबिक सिंपाइसिस। प्यूबिक सिंपाइसिस, प्यूबिक सिंपाइसिस वाले एरिया एक ऐसा एरिया जहां उठाव देखने को मिलेगा, एडिपोज टिश्यूज का जमाव देखने को मिलेगा। इस उठी हुई जगह को, इस फेट डिपोजिट लोकेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? मॉन्स प्यूबिस नाम दिया। इसी का अक्सर छोटी एग्जाम्स में CHO, NHM जैसे पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम बताइए। मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम बताइए। मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम है द अनदर नेम ऑफ द मॉन्स प्यूबिस, हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर इसी को मॉन्स वेनरिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोल सकते हैं? मॉन्स वेनरिस। नोट करवाएंगे, पहले समझ लो इसे, है ना। मॉन्स प्यूबिस इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्स वेनरिस। एक ऐसा एरिया होता है जो कल भी मैंने बताया था ट्राइंगुलर रीजन का होता है और इसमें जो हेयर पैटर्न देखने को मिलता है वो हेयर पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज द, इसमें डार्क कलर के हेयर का अपीयरेंस देखने को मिलता है। कौन सा वो हार्मोन है जो प्यूबिक एरिया में हेयर की ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है? जवाब दीजिए। कौन सा हार्मोन पूछा जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर सिक्रीशन पूछा जाए तो एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन। सर समझ में नहीं आया ये कैसे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो समझे। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल के अंदर गायनिक जितने भी वेरिएशंस होते हैं उन्हें मैनेज करता है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसे गायनिकोलॉजिकल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो साथ में एपोक्राइन ग्लैंड के साथ में मिलकर के, और जब यहाँ मॉइस्चराइजेशन होता है तो यहाँ नए नए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है और यहाँ हेयर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसलिए मेल और फीमेल में जो बॉडी की गंध होती है अपनी अपनी एक सेंटिंग होती है, वो किस ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है? एपोक्राइन ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। यस और नो? इसका मतलब है कि जो
जो आपका पैरामीटर्स है जो परसेप्शन का, जिससे हमें ज्ञान होता है, जिस उसके अंदर एक क्या होती है, गंध भी होती है। नेजल कैविटी से हम लोग क्या करते हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिया होती है ना, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिया होती है, द 5 एलिमेंट्स ऑफ द परसेप्शंस। जिसमें एक त्वचा, दैट इज द स्किन होती है, दैट इज द नोज होता है, माउथ होता है, ईयर होता है और आईज होती है। इनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा पोर्शन होता है, स्किन होता है। जो सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव वाला पोर्शन होता है वो स्किन देखने को मिलता है। क्लियर है, वो स्किन देखने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ऊपर वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपका मॉन्स पिबिस वाला एरिया, वो एपोक्राइन ग्लैंड्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से यहाँ हेयर फॉलिकल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी, ये जो आउटर वाला एरिया होता है, जो लार्ज वाला एरिया है, दैट इज इसे इंडिकेट करना चाह रहा है। ये जो एरिया है, आउटर सरफेस वाला एरिया बन रहा है, इसे हम लोगों ने क्या बोला था, लेबिया मेजोरा बोला था। क्या बोला था, लेबिया मेजोरा। लेबिया का मतलब बताया था मैंने, पेयर के अंदर एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, दोनों का मिलना क्या कहलाता है, लेबिया। और बड़े हैं, स्वेलिंग वाला एरिया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेबिया मेजोरा। लेकिन ये बच्चों वाली बातें हैं, एग्जामिनर क्या पूछता है वो सुनो। लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो नॉन एज, ये आजकल एक टर्म पूछी जाती है, आपका जेनाइटल स्वेलिंग वाला पोर्शन कौन सा होता है, जेनाइटल स्वेलिंग किसे कहा जाता है, जेनाइटल ट्यूबरकल किसे कहा जाता है, जेनाइटल आपका फोल्ड किसे कहा जाता है। तो वो यूनिक क्वेश्चन बनते हैं। जो लेबिया मेजोरा होता है, ये पार्ट बड़ा है और इसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वेलिंग सी आ रही है इस पार्ट में, क्योंकि इसके डायमीटर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जेनाइटल स्वेलिंग वाला पोर्शन बोलते हैं। जेनाइटल स्वेलिंग इज ऑल्सो नोन एज विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्या किस पे क्लिक करके आना है, लेबिया मेजोरा। अगर बड़ा है तो सर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसका मतलब इसमें कल को जाकर के अगर एपिजियोटोमी का प्रोसीजर किया जाएगा तो यहाँ हीमेटोमा बनने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके जस्ट नीचे की तरफ जो सरफेस पाई जाती है सेकंड में, उसे क्या कहा था, लेबिया माइनोरा। जिसका जैसा नाम होगा उसका वैसा ही काम होगा। क्लियर है, लेबिया माइनोरा का मतलब है छोटी सी है, प्यारी सी और स्मूथ सी, और कहां है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। कहां है, अंदर की तरफ वो प्रेजेंट है। और ये जेनाइटल्स के अंदर छोटे छोटे लेटरल्स के रूप में क्या बनाती है, फोल्ड बनाती है। क्या बनाती है, फोल्डिंग्स बनाती है। फोल्डिंग्स बनाने की वजह से इस एरिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया जाएगा आगे जाके, जेनाइटल फोल्ड्स। कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पार्ट है जिसे जेनाइटल फोल्ड्स के नाम से जाना जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बताओ, लेबिया माइनोरा। और वो कौन सा पोर्शन है जिसमें जेनाइटल स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती, स्वेलिंग जैसा दिखता है, वो कौन सा पोर्शन है, लेबिया मेजोरा। क्लियर है। फिर इस लेबिया, ये जो आपका लेबिया माइनोरा वाला जो एरिया है, इस लेबिया माइनोरा के ये वाला ये जो एरिया लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा ऊपर से मैंने बताया था, ऊपर यानी एंटीरियर से ऊपर से फ्यूज होता है, एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ, क्लाइटोरिस। अगर ऊपर से है ग्लैंड दिख रही है तो उसे हमने क्या बोल दिया, ग्लांस क्लाइटोरिस। जैसे कि ग्लांस पेनिस भी होता है ना, पेनिस के ऊपर की सामने की जो स्किन होती है जो कवर करती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस होती है। लेकिन मोमडन परिवारों में, मुस्लिम परिवारों के अंदर जब बच्चे मेल बेबी का जन्म होता है तो उसके बाद में ऊपर से जो सरफेस होती है उसको क्या कर देते हैं, वो सर्कमसीजन कर देते हैं। और एक इसी से पीडियाट्रिक्स क्वेश्चन आता है, फीमोसिस क्या होता है। फीमोसिस क्या होता है, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर की स्किन है वो क्या नहीं हो पाती है, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है। इसलिए आगे जाकर के फिर ऑपरेशन किया जाता है, वो ट्रीटमेंट में पूछा जाता है, क्या करके आना होता है, सर्कमसीजन होता है। क्वेश्चन आता है। ऐसे ही यहां क्लाइटोरियस भी किसके समान, किसके होमोलोगस ऑर्गन माना जाता है, जिस प्रकार से मेल की बॉडी में कौन सा पार्ट है, मेल पेनिस होता है, ऐसे वुमेन की बॉडी में कौन सा होमोलोगस पार्ट होता है, क्लाइटोरिस होता है। जिस प्रकार से पुरुषों के शरीर में इरेक्टाइल बॉडी के रूप में पेनिस को जाना जाता है, वैसे ही फीमेल की बॉडी में इरेक्टाइल बॉडी कौन सी होती है, क्लाइटोरिस होती है। क्लियर है। वो कौन सा पोर्शन होगा,
वो क्लाइटोरिस वाला पोर्शन होगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ है। अगर इसकी बात की जाए तो दैट इज द, ये जो इमेज है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? क्लाइटोरिस को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, ये क्लाइटोरिस जो सामने से इस उस पिछले वाली जो इमेज में दिखाया गया था वो लगभग 1.5 to 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में होता है, उसका डायमीटर इतना ही होता है। लेकिन इसको देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये जो हमें दिखता है वो कौन सा था? कौन सा था? ग्लांस क्लाइटोरियस था। क्लियर है? अगर ये जो दिख, इसलिए बोलते हैं कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में भी एक ऐसा पोर्शन जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। ये क्लाइटोरियस अपीयरेंस फॉर्म में हमारे को 1.25 सेंटीमीटर की अपीयर होती है, लेकिन इसके पीछे से पोस्टीरियरली स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर ये किस प्रकार से डिवाइडेड होती है? कुछ इस प्रकार से होती है। 2 हॉर्न्स बनते हैं इसके अलग अलग, और ये लगभग कितना सेंटीमीटर माना जाता है पोस्टीरियरली? 10 सेंटीमीटर माना जाता है। इस पार्ट में भी कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसएसबी में क्वेश्चन आ रखा है। कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? आपका कॉर्पस कवर्नोसा। तो पेनिस में भी कैसे टिश्यू पाए जाते हैं? कॉर्पस कवर्नोसा टिश्यू जो होता है। जिन पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिजीज होती है, कौन सा डिजीज? इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिजीज होती है, उन पेशेंट्स के अंदर किन टिश्यूज की इंजरी होती है? ऐसे टिश्यूज जो वेसल्स को डायलेटेड करते हैं और उस एरिया की ब्लड सप्लाई को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। मैं कहूं कि लिपिडो या सेक्सुअल जो सेक्सुअली जो प्लीजर्स का लेवल है, या मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं जो सेक्सुअलिटी डिपेंड करती है, प्लीजर्स का स्टेट जो लेवल डिपेंड करता है, वो कौन से टिश्यूज पे डिपेंड करता है? अगर ये टिश्यूज अच्छे होंगे तो यहाँ की वेसल्स आराम से डायलेटेड होगी। अगर डायलेटेड नहीं हो पाई तो सर यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो मां में सेंसिटिविटी नहीं हो पाएगी। और ऐसे ही मेल की बॉडी में सेम इसका होमोलोगस होगा। जिन मेल की बॉडी में कॉर्पस कवर्नोसा टिश्यू जो पेनिस है, इस पेनिस के अगर कॉर्पस कवर्नोसा टिश्यूज की इंजरी हो जाती है तो आगे जाकर के सेक्सुअल लाइफ डिफेक्ट होती है, और उसके अंदर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। ये सिल्डेनाफिल, वाइग्रा, आपका शिलाजीत, जितनी मेडिकेशन आयुष में आता है, A फॉर आयुर्वेदा, U फॉर योगा एंड द मेडिटेशन, एंड द Y यानी योगा एंड द मेडिटेशन, U यानी यूनानी, S यानी सिद्धा, और H यानी होम्योपैथ। इन जितने भी सिस्टम्स में जो मेडिकेशन दी जाती है और आगे जाकर के वो सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई बढ़ती है, वो कौन से टिश्यूज में बढ़ती है? इसलिए जितनी दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों की वजह से सेक्सुअल डिजायर्स कैसे बढ़ाई जाती है आपको पता होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट हो आप, हाँ, आप साइंस के बच्चे हो, आपको जैसे रोडों पे लिखा होता है ना, कल भी बता रहा था, हाँ, यहाँ गुप्त रोगों की क्या किया जाता है? उपाय किया जाता है। तो वो गुप्त रोग कौन से? कॉर्पस कवर्नोसा है। कौन से है? कॉर्पस कवर्नोसा वाला जो एरिया है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं जो टिश्यू है वो डिफेक्ट होता है। बैठो। फिर इसमें नीचे की तरफ है बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल और क्रश ऑफ द क्लाइटोरियस एंड द, इसका मतलब है कि इस एरिया में जितनी अच्छी ब्लड सप्लाई होगी तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इरेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इरेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्लाइटोरियस का दूसरा नाम आजकल पूछा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? जेनाइटल ट्यूबरकल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं सर? जेनाइटल ट्यूबरकल कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है? तो आपका नाम आप क्या करके आओगे? क्लाइटोरियस करके आना है। इसका मतलब है इसमें इरेक्शन देखने को मिलेगा। तो सर इरेक्शन देखने को, इरेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज ट्यूबरकल्स, या मैं और अच्छी भाषा में बोलूं कि टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स के अंदर क्या बनते हैं? छोटे छोटे ट्यूबरकल्स बनते हैं, और ट्यूबरकल बनने की वजह से लंग्स, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। इसी प्रकार से मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअली सेंसिटिविटी को बढ़ाता है उन पार्ट्स को हम जेनाइटल ट्यूबरकल्स बोलते हैं। और जेनाइटल ट्यूबरकल्स में महिलाओं के शरीर में कौन सा पोर्शन होगा? क्लाइटोरिस। जबकि मेल की बॉडी में कौन सा होगा? पेनिस होगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर में कान का काम क्या है? सुनना। नाक का क्या काम है? सूंघना। हाँ, मुंह का क्या काम है? भोजन टेस्ट चेक करना। वेरी गुड। अगर परसेप्शंस के लेवल पे बात करते, स्किन का क्या काम है?
हाँ, तो हर बॉडी अपना अपना काम करती है, अपना अपना ऑर्गन काम करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भगवान ने जब हमारा सॉफ्टवेयर बनाया था तो उसने हर बॉडी के फिगर को अपनी अपनी जगह एस्टैब्लिश किया था। यस और नो? इसका मतलब है कि महिलाएं मां के शरीर के अंदर इस प्रकार का ये सिस्टम डेवलप किया, जबकि मेल की बॉडी के अंदर पेनाइल इरेक्शन हो और इसके अंदर इसमें इसी से सेमिनल फ्लूइड बाहर आता है और इसी पार्ट से क्या आता है, यूरिन भी बाहर पास आउट होता है। इसलिए अगर पेशेंट के अंदर कहीं भी सेमिनल प्रॉब्लम होगी तो भी इसी रास्ते में प्रॉब्लम होगी, अगर उसको पोलीयूरिया हो रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम है, तो भी इसी रास्ते में हो रहा है। लेकिन मां के शरीर में ऐसा नहीं होता। अगर मां को लिकोरिया है तो मां को वेजाइनल इरिटेशन होगा, वेजिनाइटिस होगा। और अगर मां को आपका मैं बोलूं यूटीआई है तो कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम होगी, आपका यूरेथ्रा में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मदर और फादर में जो यहाँ में वेरिएशन अपोजिट जेंडर की बात की जाए तो इस प्रकार का केस देखने को मिल सकता है। चलें आगे। इसमें फिर हम लोगों ने इसमें देखा ये क्लाइटोरियस वाला रीजन होता है, ये नीचे से जब मर्ज होता है तो ये मर्ज होकर ये कौन सा एरिया डेवलप करता है, ये आपका फोर्सिट वाला एरिया करता है। फिर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि जो क्लाइटोरियस के नीचे की तरफ जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग का नाम बताइए। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया, क्लाइटोरियस और वेजाइनल ओपनिंग के मिड के अंदर ओपनिंग पाई जाती है, उसका नाम बताइए। यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेरी गुड। और फिर इसके बाद में नीचे की तरफ जो ओपनिंग है दैट इज द वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग किससे कवर है, हाइमन मेम्ब्रेन से कवर है। हाइमन भी अलग अलग टाइप की हाइमन मेम्ब्रेन पाई जाती है और हाइमन मेम्ब्रेन का काम भी मेरी नजर में ऐसा ही है जैसे कान के अंदर क्या लगा हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो बाहर से किसी प्रकार का अगर डस्ट जाता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसे रोक लेती है। जिस प्रकार से नोस्ट्रिल के अंदर क्या है, अंदर की तरफ हेयर्स है, जो बाहर से डस्ट जाती है उसे क्या कर लेते हैं, रोक देते हैं। इसी प्रकार से मां के शरीर में बाहर से कोई एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर प्रवेश ना करें, उसको बीच में ही रोकने के लिए जो आपका पैरामीटर जो लेयर के रूप में काम करता है वो कौन सा है, हाइमन में किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ना इसमें नर्व कंडक्शन होता है। ये फिलामेंट्स की बनी हुई एक प्यारी सी स्मूथली एक लेयर पाई जाती है। ये प्रोटीन्स और फैट के डाइट की वजह से इसका अच्छे से निर्माण होता है। जिन महिलाओं में फैट का लेवल अच्छा होता है या वो प्रोटीन डाइट अच्छे से लेती है तो कई बार ये दोबारा रिपेयर भी हो जाती है। यस और नो? इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सर हाइमन मेम्ब्रेन ना होना दैट इज द चरित्रहीन, कैरेक्टर लेस, एनीवन जो वर्ड पब्लिक यूज करती है, लेकिन हम साइंस के हैं और साइंस के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जो ब्लड सप्लाई के द्वारा नहीं बना हुआ है, तो चाहिए कटे, चाहिए फटे, चाहिए ब्रेकडाउन हो, ब्लीडिंग का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब भी लाइफ में फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, फिर आपसे ये पूछेगा वो जो मैं बता देता हूं तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत आएगी, वे पब्लिक में बात करोगे कि सर जब फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाया जाता है तो लोगों की जो कमेंट्स और जो इवेंट्स और जो फीडबैक्स आते हैं वो ये कहते हैं कि ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग इस हाइमन मेम्ब्रेन की रप्चर होने से नहीं होती है। जिन पेशेंटों को इस प्रकार की ब्लीडिंग से साथ सफर करना पड़ता है उन पेशेंटों का कारण यह हो सकता है कि वेजाइना का डायमीटर क्या होगा, नैरो होगा, और या फिर फोर्सफुली रिलेशंस बनाए गए होंगे तो उन रिलेशंस के अंदर नियर बाई जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं और इंजर्ड होने की वजह से वहां क्या देखने को मिलता है, ब्लड देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता तो हर बार जब फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाया गया जितने भी पॉपुलेशन है तो हर पेशेंट में क्या होता, ब्लीडिंग होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब है कि हर प्रकार की मां को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होता है क्या, ना 50 to 88% लिखवा रखा, पढ़ा रखा था पहले। लगभग 50 से 88-88% तक पेशेंटों के अंदर वॉमिटिंग होता है। अब जिसको वॉमिटिंग नहीं हुआ, कोई सीता नाम की कोई पेशेंट आई और 4 महीने से प्रेग्नेंट है कि सर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है, पर क्यों, बीटा एसईजी करवा बेटा। बीटा एसईजी उसने करवाया तो वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा। कि सर फिर आप तो झूठ बोलते हो। मैं कहां बोला मैंने झूठ, क्या आप तो कहते हो कि जब जब प्रेगनेंसी होती है तो पहले क्या आती है, और मैं तो सुबह सुबह किया ही नहीं मैंने, तो अभी तक मैं कैसे मानूं। अगर उसने वॉमिटिंग सुबह सुबह नहीं किया,
उसकी सास को भी शक रहता है, लेकिन सास तो सास है, क्योंकि वो जिसकी बहू, जो बहू बन के आई है उसका पति उसका बेटा था रिश्ते में, हाँ, इसलिए उसे सब कुछ पता रहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेगनेंसी में अगर वॉमिटिंग नहीं भी हो रही तो चिंता की कोई बात नहीं है कि सर हमारे घर में तो 3 बार प्रेगनेंसी हुई, किसी भाभी को क्या नहीं हुई, वॉमिटिंग नहीं हुई, चले क्या हम कहीं दिखा नहीं, ना। बीटा एसीजी अगर नॉर्मल वेरिएशंस में होता है तो वॉमिटिंग नहीं होता है। अगर वो ट्रिगर करके CTZ को, जो वॉमिटिंग सेंटर है, उसको अगर ट्रिगर करेगा तो ही क्या होगा, वॉमिट होता है। हाँ, कई बार पेशेंट क्या कर लेती है, दूध पीती है तो दूध में क्या डाल लेती है, लौंग डाल लेती है या काली मिर्च डाल लेती है। आप तो अगर दूध पीने वाले लोग हैं अदरक या काली मिर्च या लौंग डालते हैं तो उनको वैसे भी वॉमिटिंग नहीं होती, क्योंकि वो भी एंटी एमेटिक्स की तरह काम करता है, वॉमिटिंग को रोकने का काम करता है। बोला कि सर हो ही नहीं रही, जब तक वॉमिटिंग नहीं होगी तो वॉमिटिंग कैसा साइन है, पढ़ा रखा है ना। तो आपके 3 प्रकार के साइन होते हैं, एक प्रिजम्पटिव साइन होता है, एक प्रोबेबल साइन होता है और एक एब्सोल्युटली राइट, दैट इज कंफर्मेटिव होता है। तो ऐसा साइन जो हो देखने को भी मिल सकता है या नहीं भी देखने को मिले, उस प्रकार के साइन को क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव साइन बोलते हैं। मैंने बताई ना, एक कहानी सुनाई थी, BHU में एक लड़की आई थी, प्यार हो गया था उसको, है ना, बताएंगे जब भी पढ़ाएंगे जब, हाँ, कहो ना प्यार है। लेकिन जहां इमेजिनेशन की लाइफ है, जैसे तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो या आ रहे हो, तो तुम ये सोच के तो आयो ना कि एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम घर पे जा रहे हो, PG में बैठ रहे हो, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा मेरी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो जो लड़का है ना उससे शादी कर, मेरे पापा मानते नहीं है ना, फिर देखते हैं। फिर वो पड़ोसन कहती क्या हो गया, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, पढ़ रही है ना, दोबारा पढ़ने लगी, इसका मतलब है कि ख्यालों में चले जाना, दैट इज द प्रिजम्पटिव्स। कैसी है, इमेजिनेशन लाइफ। जैसे कि तुम्हारा पेपर जब तक नहीं हुआ था तुम भी क्या सोच रहे थे, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, हो गया ना। हाँ, अब तुम्हारे पास में परसेंटेज कल प्रदीप ने वो पैरामीटर डालने से सब रात को नींद अच्छी आई होगी ना, 40%। हाँ ना, 68 जिस बच्चे के क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन होता है। 68 170 का था ना, 170 नंबर की बात नहीं, जिस बच्चे के 170 में से 68 क्वेश्चन काट पीटने के बाद में सही हो रहे हैं उसका प्री क्लियर है। मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहे सब, स्पंज वाले रसगुल्ले मुझे वैसे पसंद, पहले बता देता हूं, ठीक है। हाँ, वो तैयार रहे, एक दिन एक का आएगा, दूसरे दिन दूसरे का आएगा, तीसरे दिन मेरा नंबर भी आएगा, है ना। हाँ, सब मिलजुल के खाएंगे और खिलाएंगे। हाँ कंफर्म, और कैसे विश्वास दिलाऊं बताओ। वो वाली बात कर दी मुस्कान ने, तो कौन सी, मैं देहरादून क्लास लेने गया तो मैं पढ़ा रहा था कि अंधेरी रात्रियां ये होती, उजाली रात्रियां ये होती, इनमें रिलेशन बनाने से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, इनमें बनाने से ऐसे बच्चे पैदा, दिन में बच्चा अगर रिलेशन बनाते तो ऐसा बच्चा। बोला कि सर आप झूठ बोलते हो। बोला कि कैसे, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं उसे। मैंने पूछा उसको कि ये बताओ, उसका नाम था अर्चना त्यागी। हाँ, बोले अर्चना ये बता कि तेरे पिताजी कौन है। बोले कि सर ये मेरे पिता तो वही है, मैं क्या तेरे पास क्या डाटा है। बोला कि नहीं, मेरी मम्मी ने कहा था कि पापा, तो जब से हम भी क्या बोलने लगे, पापा। हाँ, और दादा ने भी क्या कहा, पापा, दादी ने भी क्या कहा, पापा। हाँ, पापा पापा पापा। हाँ, प्रैक्टिस हो गई ना। हाँ, परफेक्शन आ गया प्रैक्टिस करते, तो हमने क्या कहा, पापा पापा। क्या पता पापा पापा दूसरे भी हो सकते हैं। सही, साइंस तो ये है, साइंस ही है। कोई जब तक डाटा पे नहीं जाएंगे, जब तक कैसे विश्वास करे। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, यहां प्रैक्टिकली ना करे। हाँ, यहां प्रैक्टिकली ना करे। इसलिए माता पिता कौन है उसके लिए भी आज मार्केट में साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप क्या करवा सकती हो, DNA स्कैनिंग कर, कि मैं किसका बच्चा हूं। हाँ, उस जमाने में कर्ण के पास में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। महाभारत में वो किस नाम से जाना गया, सूतपुत्र के नाम से जाना गया। यस और नो। इसलिए इतिहास भी हमें में से, कुंती को अनमेरिड लाइफ में क्या हो गया था, कर्ण हुआ था ना, सूर्य पुत्र कर्ण हुआ था, उसको बहा दिया गया, फिर कौरवों के साथ रहा। लेकिन उस जमाने में अगर कर्ण को मैं मिल जाता, हाँ, और मैं बता देता कि भाई साहब आप क्या करवा लो, DNA स्कैनिंग करवा लो,
तो आपके पिताजी का पता लग जाता। उनके पिताजी कौन थे? कर्ण के पिता का क्या नाम है? सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव की कृपा से ही उसका गर्भ लगा था, वो प्रेगनेंसी हुई थी, और उसके पिता कौन है? सूर्यदेव है। और माँ का क्या नाम था? लेकिन ये जो पांडव हुए आगे जाके, इन पांडवों का जन्म तो पांडु की वजह से हुआ था। पांडु नाम था, तीन थे वो, धृतराष्ट्र, पांडव और वो दासी पुत्र, हाँ 3 थे। तो हमें अगर डीएनए स्कैनिंग किया जाए तो साइंस आज ये कहता है, लेकिन साइंस बहुत जगह नहीं पहुंच पाया, अभी साइंस चल ही रहा है। इसलिए आज भी आयुर्वेद को सैल्यूट किया जाता है। इसलिए एलोपैथ चल तो रहा है लेकिन अभी ग्रोविंग है। इसलिए अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो सबसे अच्छा क्या है? एलोपैथ सिस्टम है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन परमानेंट उपाय होना चाहिए, तो क्या है? आयुर्वेद। बाकी सब मोह माया है। चले हम, इसलिए जो बच्चा साइंस का होता है और ओरिजिनल पीस साइंस की होती है, उसमें अट्रैक्शन लव नहीं होता है। जैसे में ओटी में रहते हैं तो ओटी में चीट फाड़ होती, कभी यहां से काटना, कभी यहां से काटना, तो कभी ब्रेस्ट को मेमोजेनेसिस करना, तो उसको देख देख के शरीर को क्या होने, रेजिस्टेंस हो गया आदमी। हाँ, अब जो आदमी कभी किसी चीज को अट्रैक्ट होके देखता, उनमें अट्रैक्शन लव होता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि बार बार देखना चाहिए। शमशान घाट में जाओ, मणिकर्णिका घाट, कल मैं भी जाके आया था, वहां जब जाकर के हम देख के आते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, हार्ड मांस का बना हुआ एक शरीर है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बात मेरी मान तो नहीं तो बहुत पछताएगा। तैयार है पछताने वाले भी। हाँ, इसलिए गलत काम का गलत नतीजा ना मानो तो करके देखो। जिन लोगों ने गलत किया उनकी थोड़ी घर जाने की जरूरत नहीं, वो जहां रहते वहां जाके देख लो। हाँ, सब पता लग जाएगा। इसलिए कर्म बोलता, आदमी नहीं बोलता है। बोला कि सर हम आजकल बड़े बड़े एटीट्यूड वाले और बहुत तेज है सर, हम आपसे भी बहुत तेज, आप तो सर पुराने जमाने के ख्यालात के हो। अरे बेटा रुक जा। हाँ, तारों ने कोशिश की कि हम किसको ना आने दे? चंद्रमा को। क्या रोक पाए? साजिश से फेल हो जाती है जब ऊपर वाले की कृपा होती। इसलिए तो इसका क्या नाम है? गुरु कृपा है। हाँ, बहुत दम है पावर वर्ड के अंदर। इसका मतलब क्या है? बादलों ने कोशिश की कि किसको नहीं आने दे? सूर्य को नहीं आने दे। और तारों ने कोशिश की कि चंद्रमा को नहीं आने दे। इसलिए लेकिन सब साजिशें क्या होती है? इसलिए सत्य जो होता है वो घबराता नहीं है, वो रेजिस्टेंस होकर के कांस्टेंट फेज में चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है ना कि ये सिस्टम सही है। और इसलिए हमेशा आदमी को सत्यवादी रहना चाहिए। कोई किन लोगों की बातें नहीं लगती है? जो गले से पवित्र नहीं है, जिनके गले में सरस्वती नहीं है। क्योंकि सर हमारे गले में कैसे आएगी? ना बाबा, ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये ब्लीसिंग होती है। हाँ, धीरे धीरे आती है, तपस्या मांगता है ना सिस्टम। चले हम लोग आगे। अब इसके बारे में जो कल की क्लास थी हम लोगों ने इसमें सारी बातें मैंने पढ़ा दी। लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, वेजाइनल ओपनिंग क्या है, हाइमन मेम्ब्रेन क्या है, नीचे की तरफ मैंने फोर्चिट बताया, ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस बताया। एक क्वेश्चन बचता है, वेस्टिबुल किसे कहा जाता है? वेस्टिबुल किसे कहा जाता है? वेस्टिबुल ऑफ द वेजाइना के नाम से क्वेश्चन आएगा। वेस्टिबुल का मतलब होता है स्पेस। क्या होता है? स्पेस का होना, या किसी एरिया में एक प्रेजेंटिंग ऑफ द फ्री एरिया होना जिसमें कितनी ओपनिंग्स होती है, ये पूछा जाता है। तो पहली जो ओपनिंग होगी उसे बोला जाता है कौन सी? यूरेथ्रल ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग जो होती है उसे वेजाइनल ओपनिंग। इस यूरेथ्रा को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी गार्ड के रूप में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है। उन ग्लैंड्स का नाम बताइए। स्कैनिज ग्लैंड होती है, इसमें नहीं है नोट किया हुआ, क्या है इसका दूसरा नाम? है डक्ट्स ऑफ द पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। इन्हीं पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स को किस नाम से जाना जाता है? स्कैनिज ग्लैंड्स के। जिस प्रकार से मेल की बॉडी के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो सेमिनल फ्लूइड को कंसंट्रेट करता है और पूरी तरीके से उसे मैच्योर करता है, उसी प्रकार से फीमेल की बॉडी में यूरेथ्रा के दोनों तरफ क्या होता है? आपका पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिन्हें स्कैनिज ग्लैंड कहा जाता है, ऐसी ग्रंथियां जो शरीर में ऐसे सिक्रेशंस रिलीज करती है जो मां को यूटीआई होने से बचाती है। सिंपल भाषा में समझिए, अगर पेशेंट में इस प्रकार की ग्लैंड्स के सिक्रेशन नहीं होंगे तो उस मां के अंदर यूटीआई होने के चांसेस। सर यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। हाँ, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, फीवर आएगा, इचिंग बढ़ेगी। इसलिए इस प्रकार की ग्लैंड्स के सिक्रेशन होना
सर ये कैसे बचाता है, पूछा करो तुम, पूछते नहीं हो। हाँ, ये कैसे बचाता है? क्योंकि सर इससे जो आने वाला सिक्रेशन है उसे, वो कैसा सिक्रेशन होता है? एंटी माइक्रोबियल सिक्रेशन होता है। कि दूर खड़े क्या देख रही हो सांवरिये सरकार, जरा नजदीक आओ तो जरा। इसका मतलब कि जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा सिक्रेशन, वैसे वैसे ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसका प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा। नीचे की तरफ चलते हैं, वेजाइना। वेजाइना की तरफ भी दो प्रकार की, दोनों तरफ बॉडी कार्ड्स ग्लैंड्स पाई जाती है। इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। मैं कहूं छोटी ग्लैंड, मैं बोलूं कि लेजर डक्ट्स ऑफ द वल्बा, तो वो चली जाएगी इसके नीचे। और जो ग्रेटर है, जो बड़ी है अपने आप में, वो कौन सी है? बार्थोलिन ग्लैंड्स होती। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बार्थोलिन ग्लैंड्स के नंबर्स पूछे जाएंगे तो कितने करके आने? 2 ग्लैंड्स होती है। और इसमें डक्ट भी कितनी होती है? सर 2 डक्ट पाई जाती है। सर डक्ट, इसका मतलब ये बार्थोलिन, यहां से ये आपका ग्लैंड जा रहा है, यहां से ये डक्ट निकलती है। लेकिन इसका मेन फंक्शन पूछा जाए, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का मेन फंक्शन बताइए, या बार्थोलिन ग्लैंड का मेन फंक्शन बताइए, तो इसका मेन फंक्शन हमेशा हमें याद रखना, ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन करता है। क्या करता है? सेक्सुअल रिलेशन जब बनाया जाता है कपल्स में, तो उस दौरान जो बॉडी रिलीज करती है, और रिलीज करने का मतलब है कि बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। बॉडी प्रिपेयर हो रही है, उस सिक्रेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? प्राइमरी सिक्रेशन। क्या बोला हम लोगों ने? अक्सर आजकल साइंस में कई वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज द फोरप्ले। हाँ, फोरप्ले का मतलब होता है कि जिसके साथ में रिलेशन बनाया जा रहा है उस पार्टनर का एग्रीमेंट करना। हाँ, मतलब सेक्सुअली लाइफ के अंदर या फिर कंसीव करने के लिए अगर हमें प्लानिंग करना है, एक अंदर का बेसिक अगर पैरामीटर देखा जाता है, उन केसेस में लड़के होते हैं जिनके अंदर फीमेल पार्टनर पहले डिस्चार्ज होती है, अकॉर्डिंग टू गायनिकोलॉजिस्ट। जिन केसेस में, समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों बता रहा हूं कि सर आप ऐसे बता रहे हो हमारे को? नहीं, मैं बताऊंगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि तुम कैसे स्टूडेंट हो साइंस। अगर तुम्हें नॉलेज सही तरीके से नहीं होगा तो तुम्हारा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ में अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को भी ले बैठोगे तुम लोग। हाँ, इसलिए यूपी का एजुकेशन का लेवल नील बट्टा सन्नाटा है, सही बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेजों में सर्वे कर रहा हूं कई दिनों से, वहां के बच्चों को टेकीकार्डिया क्यों होता है यही पता नहीं है। और बच्चों की गलती नहीं है, ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो, मुझे डर नहीं लगता है, गलत तो गलत है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाने वाले ही कौन है? स्टूडेंट है, टीचर थोड़ी है। अरे मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाना टीचर नहीं होता है, वो तो ट्रेनर होता है। वो अपना रट के आएगा, वो यहाँ ढोल के चला जाएगा। टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत, प्रिंसिपल पे काम करने वाला बहुत कम है। अगर टीचर होगा तो सारी तरीके से मैनेज करता है। जब उसका वक्तत्व होता है, वो बोलता है, तो उसकी वाणी में झलकता है कि वास्तव में वो टीचिंग करने वाला है। लेकिन ऐसे आ रहा, हाँ लिखो साहब, लिखो लिखो, इसमें जल्दी जल्दी लिखो, और बीच में कोई मत बोलना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। हाँ, वो नोट करवा रहा है, भूलता जा रहा है, ये कोई नॉट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग। नोट्स छाप दो, पास भी हो जाओगे, लेकिन एजुकेशन का मीनिंग प्रदीप यही होता है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप अच्छी जगह, आपने पैसा बर्बाद किया, आपने समय बर्बाद किया, आपने एक सब्जेक्ट का ज्ञान लिया है, तो फिर आगे जाके कैसे सर्वाइव करोगे? तुम्हें यही पता नहीं है कि वेजाइनल, और तुम्हें क्या बताऊं खुले मन से, हाँ, लोगों को ये तक पता नहीं कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है। हाँ, और वो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान अगर रिलेशन बनाना चाहिए, अगर ये ओपनिंग यूज करे तो क्या कंसीव होगा? ना सर, कभी नहीं होगा। जैसे देहात के लोगों को, बेचारों को ये तक पता है। हाँ, कितनी क्या ओपनिंग्स होती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं, छोटे मोटे डॉक्टरों से। हाँ, छोटे मोटे डॉक्टर्स, दिस लाइक, बोलूंगा नहीं, इसका मतलब छोटे डॉक्टर हैं तो उनसे पूछा जाता है, वो बताते। इसलिए समाज में खुले मन से बात करना बहुत जरूरी है। अगर खुले मंच पे बात नहीं की जाएगी, लेकिन शब्दों की मर्यादाओं में रहकर, क्योंकि जब आप समाज, पब्लिक या परिवार में बात करोगे तो लोग आप पे क्या करेंगे? बेशरम है क्या, ऐसी बात करते हैं, गलत बात है। हाँ, अरे गांव वाले तो तुम, वो एक क्या वर्ड था, सेटिंग। हाँ, बोले कि तुम्हारी सेटिंग क्या हुई? सेटिंग का क्या हुआ? मतलब ऐसी भी बात कर ले तो वो भी आदमी क्या करता है, अगला हंसने लगता है। मैं कहता हूं कि इस माइक की मैंने अभी क्या कर रखी है,
इस मार्कर की मैंने क्या कर रखी है, इस कैमरे की क्या कर रखी है, तुम्हारी सबकी क्या कर रखी है। बैठे हो ना, सेट ही दो। अगर तुम्हारी इसके ऊपर 3 ही पागे लगे हो तो सेटिंग डिस्टर्ब है कि नहीं, है ना। ये सेटिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अब जैसे कि ये वर्ड मार्केट में क्यों आया, अरे नॉलेज लेना चाहिए, साइंस के बच्चे हो, सोचना चाहिए अलग अलग तरीके से। आप स्किल टेस्ट में बैठोगे तो आपसे दीवाना हो जाएगा अगला कि बड़ा अल्टीमेट बच्चा है, कहां से आया। तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन वो जरूर याद रखेगा तुम्हें। राम सर को 2 बार एमएससी में से निकलवा रहा है मैंने। ऐसे जवाब दे के आते हैं कि पूछते आप कहां से पढ़े हुए हो, बस ये पूछता है कहां से पढ़े हो, सर उस कॉलेज से। वो तुम्हारे डायरेक्टर कौन थे, कहेंगे सर वो। ठीक है तुम्हारा हो गया, जाओ। हाँ हो गया। इसलिए अल्टरनेटिव मल्टी टास्क पर्सन होना चाहिए। आज का जो टाइम है उसमें मल्टीपर्पज पर्सन होना चाहिए। आप ओनली इस बेस और ओबीजी में बोलो बहुत कुछ आता है, एमएससी में कुछ नहीं आता, क्या कर पाओगे क्या ना। नर्सिंग तो एक छोटा सा सब्जेक्ट, लेसन ऑफ द लाइफ में एक पार्ट आता है। हाँ, लेकिन नर्सिंग ही, और बताऊं, लेक ऑफ नॉलेज होने की वजह से नर्सिंग प्रोफेशन बढ़ नहीं पाया। डॉक्टर लोगों ने तुम लोगों को क्यों दबा दिया, क्योंकि तुम लोगों को बताया वाइटल्स लेना तुम्हारा काम है, डीसी दत्ता पढ़ना तो है, लेकिन उसे यूज नहीं करना, वो गलत तरीका है। हाँ, ऑन ड्यूटी के ऊपर अपने पैरामीटर्स में रहे, ऑफ ड्यूटी होते आप अपने उन एरियाज में आए जिसकी वजह से आपने साइंस को चूज किया था। आप रिसर्च करें कि ऐसा क्यों होता है। चलें आगे की तरफ। इसके अंदर जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इस जो बार्थोली ग्लैंड है, बार्थोली ग्लैंड का मेन जो फंक्शन होता है वो ल्यूब्रिकेशन करना होता है। अगर बार्थोली ग्लैंड रूठ जाए तो, अरे रुक जाओ अगर बार्थोली ग्लैंड रूठ जाए तो ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा। अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिलेशन के दौरान अगर यहां ड्राइनेस होगी तो ड्राइनेस होगी, तो सेक्सुअल लाइफ, जिस सेक्सुअल लाइफ में अगर ड्राइनेस है इस समय, तो सर वो जो सेक्सुअल कोइटस की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। पेनफुल कंडीशन होगी, दैट इज द डिस्पेरोनिया में कंडीशन हो सकती है, पेनफुल कोइटस हो सकता है। इसलिए मीनोपॉज के बाद में सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि बार्थोली ग्लैंड ये कहती है कि मैं सिक्रेशन तो देना चाहती हूं, लेकिन मुझे आज किसकी जरूरत है, मैं जी रहा हूं, मुझे किसकी जरूरत है, एस्ट्रोजन की जरूरत है। हाँ, हजारों फूल बरसाओ, मेरा एस्ट्रोजन कहां से कहां आ रहा है। इसका मतलब मीनार्की से कहां तक जा रहा है, मेनोपॉज से। इस समय के अंदर मां में बिल्कुल भी क्या नहीं देखने को मिलता, ड्राइनेस नहीं देखने को मिलता। अगर आपका रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एस्ट्रोजन अच्छा है, एस्ट्रोजन अच्छा है तो लुब्रिकेशन अच्छा होगा, लुब्रिकेशन अच्छा होगा तो ऐसा लुब्रिकेशन है कि पेशेंट में लुब्रिकेशन तो करता ही है, साथ में पेशेंट के अंदर वेजिनाइटिस होने के चांसेस भी क्या कर देता है, कम कर देता है। सर वेजिनाइटिस के अलग अलग समय में अलग अलग केसेस होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो वेजिनाइटिस होता है या प्रेगनेंसी में जो वेजिनाइटिस होता है वो कौन सा होता है, अरे प्रेगनेंसी में कौन सा वेजिनाइटिस होता है, सेनाइल वर्ड का मतलब तो ओल्ड एज होता है। एक ओबीजी का क्वेश्चन यूपीपीएससी के तुम्हारे इस पैटर्न में पढ़ा था, एल्डरी प्राइमी ग्रेविडा क्या होता है। अब कई लोगों ने एल्डरी वर्ड का मतलब क्या समझा, जवान ना, ओ यूपी वालों क्या समझा, जवान। जवान थोड़ी, एल्डरी यानी तो बड़ा होता है। माई एल्डर ब्रदर की मैरिज में एप्लीकेशन लिखते हैं ना कभी, बड़े भाई की शादी में जा रहा हूं। हाँ यही तो बता रहा हूं। और यंगर यानी क्या होता है। इसलिए मैं यह सोच रहा हूं कि कुछ दिनों में ये सेट हो जाता है, फिर एक इंग्लिश की क्लास और चालू करेंगे, क्योंकि नर्सिंग तो पढ़ लोगे, लेकिन नर्सिंग बहुत अच्छी पढ़ाएगी। हाँ, लेकिन नर्सिंग पढ़ ली लेकिन पेपर ही नहीं समझ में आ रहा। इसलिए इंग्लिश क्या होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत एमपी यूपी में क्या है, इंग्लिश में दिक्कत। वो कवि क्या कहना चाहता है वो समझ ही नहीं पाते। बोला कि सर आया तो पढ़ाए हुए में से था, लेकिन सर हम 30 गलत करके आ गए। भाई साहब ये कौन सी बात है। इसका मतलब है कि हमारी थोड़ी सी इंग्लिश में क्या है, वीकनेस है। हाँ, जैसे कि हम लोग जम्मू जाते हैं, देहरादून जाते हैं या हरियाणा रोहतक जाते, वहां इतनी प्रॉब्लम्स हम लोगों को नहीं आती पढ़ाने वाले को। क्यों, क्योंकि वहां के बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इंग्लिश उनका शुरू से बैकग्राउंड होता है। लेकिन हमें दुखी होने की जरूरत नहीं कि सर हम क्या करें, हाई राम। हाँ ना जो अब तैयारी करो, उठे तभी सवेरा है। हाँ, लेकिन आप अभी भी तैयारी नहीं करोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं। आप ये सोच के आ रहे हो कि कोचिंग में चले जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा ना, दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाओ। मैं कहता हूं ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाए, काशी विश्वनाथ भी गए कि बता क्या चाहिए, बोला कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन जब भी होगा बेटा जब इंग्लिश अच्छी होगी। हाँ, इसका मतलब क्या है कि क्लास इसकी भी चालू करेंगे। हाँ, जिसमें फिर मैं पूछूंगा दूसरे दिन आती,
हाँ, किन टीचर ने क्या पढ़ाया, कैसे सिलेक्शन नहीं होता। 6 महीने में सिलेक्शन निकलेगा और 6 महीने का कोर्स 4 महीने में कंप्लीट करेंगे, 1 महीने तक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग। इस बार स्टीयरिंग मेरे हाथ में, हाँ, तो गाड़ी अच्छे से चलाएंगे, हाँ, बहुत अच्छे से चलेगी गाड़ी। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब वोकेबलरी अगर अच्छी नहीं कर पाओगे, आपको यही पता नहीं कुछ बच्चों को ओरिफिस क्या होता है, वो ओपनिंग रट के चला गया और वो क्या आ गया, ओए ओरिफिस आया था सर, वहां तो कुछ दिखवाया नहीं आपने, ना ना ना, इतना तो समझ मेरे भाई, ओरिफिस का मतलब भी क्या होता है। वो MgSO4 वाली बात याद है ना, मैंने प्री एक्लिम्सी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या लिखवा दी, सीवियर की आपकी MgSO4, और उसे एग्जाम में क्या लिखा आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट। बोला कि सर आपने लिखवाया था, आया तो नहीं एग्जाम। अरे इतना तो दिमाग लगा कि MgSO4 को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। हाँ, इसलिए ये आपके साथ भी धोखा हो सकता है। इस धोखे को हम आगे बरकरार नहीं रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, पैसों में उसे तोला नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं और अभी भी स्टूडेंट हूं। हाँ, अभी नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई कर, इसलिए स्टूडेंटों का पैसा पचता नहीं है। हाँ, वो निकल जाता, गाड़ी कहीं खराब हो जाएगी, कुछ और कहीं आग वाग लग जाएगी, कोई और सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, पक्का है। और ये जब ये बताऊं तो मैं मेरे एक बात बता देता हूँ, चलो आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं फालतू बातें ज्यादा करता हूँ ना। ये जो कैमरा है, ये कैमरे का ही क्या है, ये कंट्रोल है, इसमें सेल खत्म हो गया। मैं गया यहाँ इस चौकी के ऊपर, ये है ना DLW वाली, ये बंगाल स्वीट्स के, यहाँ जब मैं गया, भैया इसके अंदर सेल वेल डल, बोया कंपनी का माइक है, इसमें सेल डलवाना है। बोला कि डल जाएगा भैया, तो उसने बोला कि डाल के बोला कि 30 रुपए हो गए। कितने हो गए, 30। 30 रुपए हो गए। बोले कि नहीं 20 ही हुई है। मगर आप तो कह रहे तो 30 ले भी लिए उसने, और ये ड्रेस पहन के गया था, तिलक था बस। हाँ, बोला कि 30 में, फिर नहीं 20 ही ले लो, 10 रुपए आप वापिस। मैं क्या हुआ, नहीं ऐसा लगता, आप बोलना नहीं चाहिए, बता देता हूं, क्या आप ऐसा लगता है अच्छे घराने से हो, आपका पैसा मेरे तो नहीं बच पाएगा, आप तो ले जाओ इसको। इसका मतलब क्या, झूठ लंबे समय तक चलती। वो बोलता, मैंने पूछा मैं इसमें आप तो 30 रुपए बता रहे थे, अभी और बताऊं। अभी वो रिपोर्ट कहां, बाहर अभी आया हूं मैं, ये लाइफ केयर तुम्हारा हॉस्पिटल है ना, सुन लो तुम, ये सुन। इसमें मैं गया, अभी जो मेरे वो पिताजी आ रखे हैं, तो उनका कोई डायग्नोसिस करवाना, कार्डिक प्रोफाइल, LFT वगैरह सारी जांचें करवा, तो उसने बोला रैंडम करवाया, तो उसने बताया कि 1500 हो गए। 1500 हो गए, बोला कि नहीं सर 900 हो गए। 900 हो गए, बोला कि सर 800 दे जाओ, ऐसा करो। कितनी झूठ बोलते हैं लोग। बोला कि मैं 800, फिर मैं भी तो मजे लेता हूँ। फिर जब पता लग जाता मेरे को कि ये बच्चा ऐसा है, ये आदमी ऐसा, फिर मैं छोड़ता नहीं, मेरी बहुत गंदी आदत है। इसे मुझे पता नहीं लगना चाहिए, पता लगने देखा होगा तुम लोगों ने, एक्शन तुरंत मोड पे आता, दूसरे दिन अपने, वो आते ही नहीं आजकल। हाँ? इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में यही है, जो आदमी हकीकत रहेगा उसको अगला पेश नहीं कर पाया, क्योंकि उसका अट्रैक्शन क्या है, भारी। इसलिए मोदी जी के सामने छोटे मोटे क्या होते हैं, दौड़ने लग जाते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी साधना है, अपनी तपस्या है, उसमें अहंकार नहीं होता, वो वो उसके अंदर तपस्या ताप है। जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो उसको बताने की जरूरत नहीं कि सर मैं बहुत टैलेंटेड हूं, या ना ना ना, पेपर लगेगा नंबर आ जाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फर्जीवाड़ा कर लेते हैं क्लासरूम में भी, माहौल बनाने के लिए, क्योंकि कोई लड़का है वो किसको चाहता है कि मुझे लड़की पसंद करे, सही बात है। कोई लड़की अच्छे नंबर लाती है तो कोई लड़का उससे क्या होता है, प्रभावित हो जाता। उससे प्रभावित होना अच्छी बात है, लेकिन ये ज्ञान है कि वो जैसे पढ़ रहा है या पढ़ रही है, ऐसे हमें भी पढ़ना चाहिए। हाँ, ये प्रभावित होने का एक तरीका है। लेकिन आप उससे, वो ज्ञान से तो प्रभावित हुए नहीं, और किससे प्रभावित हो गए, इससे चमड़ा, इससे सॉफ्टवेयर से अट्रैक्ट होना चाहिए। वो किससे हो रहा है, हार्डवेयर से। या हार्डवेयर ही तो है, इसलिए हार्डवेयर के दीवाने आगे लंबे समय तक चलते नहीं है। इसे दुनिया में उन्हीं को सैल्यूट किया गया, चाहे आप विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, चाहे टाटा को ले लो, चाहे बिरला को ले लो, चाहे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जिनका क्या अच्छा था, जिनके विचार अच्छे थे, वो दुनिया में टिके हैं। जिनके हार्डवेयर बहुत अच्छे, क्या कपड़े पहनने से ज्ञान होता है क्या, इस ब्लेजर से क्या मतलब है, ऐसे तो ऐसे भी आ सकते, टी शर्ट में भी आ सकते, जीके लगा करके भी। हाँ ये सुनो, कुछ भी कपड़े से ज्ञान नहीं होता, वो तो एक अपनी बनावट है, अपने अपने तरीके हैं। इसलिए इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहिए स्टूडेंटों को। स्टूडेंटों का एक ही पर्पज होना चाहिए कि जब तक मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, जब तक मेरी पैशन में यही मानूंगा,
यस और नो? अगर मोहब्बत किताबों से की जाती, अगर वो बेवफा भी निकलती तो एक दिन हमें जरूर वो कामयाब बना के जाती है। लेकिन इन बच्चों को समझ में आता नहीं है, वो बस यही कहते हैं तेरी कितनी और मेरी कितनी। यस और नो? इसलिए दिक्कतें आगे बढ़ जाती है, आगे दिक्कतें बढ़ जाती है। हेडिंग लगाओ ओबीजी। ओबीजी में कल पहला क्वेश्चन मैंने लिखवाया होगा, फादर ऑफ ओबीजी कौन है? आगे जाके मेरे को बना देना है ना। फादर ऑफ ओबीजी जेम्स मैरियन सिम्स। फिर हमने वो कल वाली सारी पॉइंट्स नोट किया आप लोगों ने, एस्ट्रोजन के बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में, गायनिक क्या होता है, ऑब्स्टेटिक क्या होता है। इसके बाद में आप लोग नए सिस्टम की हेडिंग लगाइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर कह रहा हूं रटना मना है, और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी ओबीसी कब पूरी हो गई। रटना मना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर इसको डिवाइड किया जाए सर, तो इसे कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, एक्सटर्नल जेनाइटल्स। सेकंड वन नोट कीजिए, इंटरनल जेनाइटल्स। और थर्ड वन नोट कीजिए, एक्सेसरी। जो मदद करने वाले हैं, जो हेल्पिंग है, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सेसरी। जैसे आप कल को नौकरी लग जाओगे तो भूल जाओगे सबको, है ना? कौन? बीपी सर। ओहो, क्या आता बीपी सर को? कुछ नहीं आता अभी। हाँ, कौन है बीपी सर? हम जानते ही नहीं बीपी सर को तो। हाँ ठीक है, एक टीचर है, चल रहा काम कर रहे हैं अपना टाइम पास। बहुत ऐसे बच्चे भी मिलते हैं मार्केट में। इसका मतलब क्या है? देखो राम सर के चेहरे पे की प्यारी सी मुस्कुराहट आएगी। क्या टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? 11 बज गई क्या? कितना टाइम हो गया? हाँ, तो ऐसे कैसे देखिए। एक्सटर्नल जेनाइटल्स। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पहले सुन लो, फिर अलग से इसका हेडिंग लगवा के नोट करवा लेते। अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाओ। तुम्हारा भी सिलेक्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे वो पढ़ लेंगे। हाँ, अच्छे से बनाओ, है ना? हाँ, लाल वाला, ब्लू वाला, सारे जितने पेन लेके आए ना, मेहंदी अच्छे से बनाना, ठीक है? एक्सटर्नल जेनाइटल्स, इंटरनल जेनाइटल और एक्सेसरी ऑर्गन। सुनो इसके बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटल्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नली आराम से नेक्ड आई से देख सकते हैं। क्लियर है सर? इनमें वो सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हम फीमेल के रिप्रोडक्शन के अंदर असेस कर सकते हैं विदाउट एनी स्कोप, विदाउट एनी मशीनरी सिस्टम। क्लियर है? जबकि इंटरनल जेनाइटल्स ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, और अंदर की दुनिया को अपीयर करने के लिए हमारी दिव्य आंखें तो है नहीं, दिव्य ज्योति हमारी आंखों में है नहीं, इसलिए हमारी को लिए आजकल दिव्य आंखें किसने दी? सोनोग्राफी ने, हाँ, एक्सरे ने, सीटी स्कैन ने, एमआरआई ने। इसलिए वो देखने के लिए आपको क्या करवाना होगा? इंटरनल जेनाइटल्स में वेजाइना आपका एक पोर्शन बनता है, आपका यूट्रस एक पोर्शन है, फैलोपियन ट्यूब एक पोर्शन है, और लास्ट वाला पोर्शन आपका मैंने बताया था ओवरी होता है। एक्सेसरीज ऑर्गन के अंदर जो मदद करने वाला है, मैं कहूं कि ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। कल को जब बच्चे का जन्म होगा, सुनीता प्रेग्नेंट होने के बाद में 9 महीने के बाद में बच्चे को जन्म देगी, तो बच्चे को फीड करवाएगी, तो कौन सा ऑर्गन मदद करेगा? एक्सेसरी। इसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स जो है, जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स होती है, वो किस प्रकार की ग्लैंड्स होती है, किस प्रकार का ऑर्गन है? एक्सेसरी। अब इसमें आप लोग फर्स्टली नोट कीजिए एक्सटर्नल जेनाइटल्स, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल्स, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम एक्सेसरीज ऑर्गन। फर्स्ट वन हेडिंग लगाइए, एक्सटर्नल जेनाइटल्स। एक्सटर्नल जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटल्स। पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बनता है, जैसे कि V2 मॉल में ऑफर चलता है ना, ऐसे यहां ऑफर क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल्स इज ऑल्सो नोन एज, चलो नोट कर लो, इट ऑल्सो नोन एज ओडेंडम, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? वल्वा। वेरी गुड।
vulva word means vulva word means combo of tracks. vulva word means combo of tracks. कौन कौन सी ट्रैक देखने को मिलती है? यूरो जेनाइटल ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक. यूरोजेनाइटल ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक. यूरोजेनाइटल ट्रैक में कौन सा पार्ट आएगा? यूरेथ्रा. जबकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कौन सा पोर्शन देखने को मिलता है ओपनिंग के रूप में? वेजाइना. वेरी गुड. मिलन अभी आधा अधूरा है, लेकिन इन दोनों को मिला दे हम तो वो वर्ड क्या कहलाता है फिर? वल्बा. क्या कहलाता है? वल्बा. इसके बाद में फिर आप लोग नोट कीजिए following organs are involved in vulva area. चाहे एक्सटर्नल जेनाइटस बोलूं चाहे फिर इसे क्या बोल दो? वल्वा. फिर इसमें आप लोग नोट कीजिए कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से वो पार्ट्स है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन नोट कीजिए आप लोग. मॉन्स प्यूबिस. इसे आप ऐसा करो और इसमें नंबर डालो, स्टेज डालो फर्स्ट वन. इसी के बारे में साथ में नोट भी करवा देते हैं. वल्वा में फर्स्ट पॉइंट है मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट नोट कर लो. मॉन्स वेनेरिस. मॉन्स. अब इमेजिनेशन करते रहना. कहां था मॉन्स प्यूबिस? ऊपर की तरफ था. मॉन्स यानी क्या बताया? एलिवेटेड. प्यूबिस यानी प्यूबिक सिंपाइसिस वाले एरिया में जो एडिपोज टिश्यूज और फैटी टिश्यूज पाए जा रहे हैं उसकी वजह से एरिया उठा हुआ सा लगता है. इसलिए हम इसमें क्या नोट करेंगे? इट इज a triangular hair pattern area. It is a triangular hair pattern area. ऐसा था कुछ? Yes or no? अरे बोला करो, नींद आ जाएगी नहीं. अभी जवान हो, परिचय तो जवानी का. हाँ, स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको कपूर क्या करता है? सुगंधित नहीं करता है पकड़ता है. इसलिए आपकी एफिनिटी का लेवल क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. हाँ, तुरंत बात पकड़े तो तुरंत क्या होना चाहिए? कैच भी करना चाहिए. हाँ, बॉल फेंकी जा रही है और कैच ही नहीं हो रही तो क्या मतलब है? उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? ऊपर से निकल रहा है. हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, टकराना चाहिए. इट इज ए ट्राइंगुलर हेयर पैटर्न एरिया. हाँ, फिर नोट कीजिए द एस्ट्रोजन एंड एपोक्राइन. द एस्ट्रोजन एंड एपोक्राइन ग्लैंड secretion are responsible for the estrogen and apocrine gland secretion are responsible for hair pattern of
mons pubis. It also minor sensitive part of इट ऑल्सो माइनर सेंसिटिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जितने भी जहां जहां हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स की वजह से हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अगर रबिंग की जाती है, चाहे बॉडी के ऊपर रबिंग कीजिए, चाहे बॉडी की किसी सरफेस पे रबिंग कीजिए, अगर जहां हेयर फॉलिकल्स का पैटर्न प्रेजेंट है तो वो माइनर सा बॉडी को क्या करता है, मैसेज देता है, नर्व कंडक्शन करवाता है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बाइक पे आए और सर्दी लग रही है तो पूरे बाल क्या होते हैं, एलिवेशन देखने को मिलता है। हाँ, और अगर उसके ऊपर कोई अगर धीरे से हाथ घुमा दिया जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो आराम से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इसका मतलब कंडक्शन का लेवल भी क्या होता है। तो बॉडी को सेंसिटिव करना या बॉडी की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो बॉडी के पार्ट्स है, मेन सेंसिटिव जो पार्ट है हाईली, वो तो होगा आपका क्या, क्लैटोरिस वाला रीजन देखने को मिलता है। इसके बाद में मॉन्स प्यूबिस एरिया के नीचे की तरफ नोट कीजिए, सबसे बड़ा एरिया था जो स्वेलिंग की तरह देखने को मिलता था, उसका क्या नाम था, लेबिया मेजोरा। और लेबिया का मीनिंग क्या बताया था मैंने आप लोगों को, पैर बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं। और सर मेजोरा का मीनिंग क्या बताया मैंने, लार्जर। नोट करो इसमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करो डायरेक्ट। इट ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है इसे, जेनेटल स्वेलिंग। और किस नाम से जाना जाता है, ये आउटर है और बड़ा है इसलिए पूरा क्या नाम हो गया, आउटर लार्जर। आउटर है, बड़ा है, और क्या है, लिप ऑफ वल्बा। लिप यानी क्या होता है, कवर। ये जैसे हमारे होठ है, कवर है, ये किसको किसको क्लोज कर रखा है, माउथ को। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन को भी कवर करने वाले बड़े जो पेयर्स के रूप में काम कर रहे हैं, बड़ी पेयरिंग है, वो कौन सी होगी, लेबिया मेजोरा। फिर इसके अंदर छोटी छोटी पेयरिंग है नीचे, उसे क्या बोल दिया हमने, जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ के कोई भी फूल होता है, कोई भी कमल का फूल है, जैसे कि छोटी छोटी पत्तियां, फिर बड़ी बड़ी पत्तियां, फिर बड़ी बड़ी पत्तियां। इसका मतलब कि ये जो मेजोरा माइनोरा कुछ कवरिंग वाली कुछ ऐसी लेयर्स होती है, इसलिए लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो नॉन एज, या इट ऑल्सो नॉन एज द जेनाइटल स्वेलिंग, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटर लार्जर लिप ऑफ, आउटर लार्जर लिप ऑफ वल्बा। ये जो वल्वा है इसको कवर करने के लिए जो लिप की तरह काम करता, कवर की तरह जो काम करता है, उस पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया जी, लेबिया मेजोरा। फिर आगे की तरफ नोट करो, आज रात को सपना आए तो सपने में क्या आना चाहिए, जेनाइटल स्वेलिंग वाला पोर्शन क्या कहलाता है, लेबिया मेजोरा। अगर दोबारा 4 बजे के बाद में सपना आए तो उसमें क्या आना चाहिए, इसी को सर ने क्या बताया था, आउटर लार्जर लिप ऑफ वल्बा। फिर क्वेश्चन नोट करो, डायरेक्ट नोट लगा के, risk of hematoma formation due to
risk of hematoma formation due to large diameter of स्किन। इसका एरिया क्या है, बड़ा है। रिस्क ऑफ हेमेटोमा फॉर्मेशन ड्यू टू लार्ज डायमीटर ऑफ स्किन। ये कब देखने को मिलता है, जब पेशेंट के अंदर डिलीवरी होगी, डिलीवरी के दौरान जिस समय यहां कट लगा दिया जाएगा, हाँ ये कट लगा दिया जाएगा, तो यहाँ जो एरिया बड़ा है उसके अंदर नियर बाई कलेक्शन हो सकता है ब्लड का। द कलेक्शन ऑफ द ब्लड दिस इज नोन एज हेमेटोमा। यहां अगर ब्लड का कलेक्शन हो रहा है तो कौन सी सरफेस में ज्यादा होगा, बड़ी सरफेस में ज्यादा होगा। सो लार्जर डायमीटर ऑफ द स्किन होने की वजह से यहां क्या देखने को मिल सकता है, ये पूछा जाए कि लेबिया माइनोरा और मेजोरा में हेमेटोमा का रिस्क किस में देखने को मिलता है, तो नाम क्या वर्ड क्या होगा, मेजर। आगे बढ़ो फिर इसमें आप लोग नोट कीजिए जी, होमोलोगस। जिस प्रकार से फीमेल की बॉडी में मेजोरा पाया जाता है लेबिया, वैसे मेल बॉडी में इसका होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होता है, मेल स्क्रोटम। फिर इसके बाद में नोट कीजिए जी, it is hair pattern, it is hair pattern area compared to लेबिया माइनोरा से कंपेयर किया जाए तो ये जो लेबिया मेजोरा है वो कैसा एरिया है, हेयर पैटर्न एरिया। इसलिए ये पूछा जाता है कि दोनों में से ज्यादा सेंसिटिव एरिया कौन सा है, तो सीधा सीधा जवाब है कि जिसमें हेयर पैटर्न्स पाए जाते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जो हेयर लेस पाया जाता है उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। ये ऐसा एरिया है जहां सभी प्रकार के सिक्रेशन देखने को मिलते हैं, एपोग्राइन ग्लैंड सिक्रेशन, सीबीसीएस ग्लैंड सिक्रेशन देखने को मिलते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग पोर्शन भी देखने को मिलता है। और जितना अच्छा लुब्रिकेशन होता है तो उसकी वजह से ये किस में मदद करता है, हेयर की ग्रोथ में भी मदद करता है। और आगे जाकर के जब मेनोपॉज हो जाता है तो इसके सिक्रेशंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ओल्ड एज के अंदर मदर्स में 50 के अबाव के बाद में धीरे धीरे इस एरिया के हेयर्स का पैटर्न भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। हाँ धीरे धीरे वो लाइसिस होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि जो सिक्रेशन है जिनकी वजह से मेंटेन हो रहा था वो धीरे धीरे उनका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट नोट करो, इसमें आप लोग लेबिया माइनोरा, इट ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है ये, जेनाइटल फॉल्ट्स, या फिर इसी को क्या बोल, वो आउटर था तो ये कैसा है, इनर है। वेरी गुड। वो लार्जर था तो ये कैसा होगा, इनर स्मॉलर लिप ऑफ वल्वा। hairless labia is known as labia minora. Hairless labia is known as labia minora.
और 2 दिन बाद में सपना आए तो उसमें क्या आना चाहिए फिर वापिस? हाँ, रोज नहीं आता, पता है कि नहीं? रोज सपने नहीं आते, नहीं आते सपने। किसको अच्छे, किसको सपनों की दुनिया पता है कि नहीं? साइकोलॉजी पढ़ी कि नहीं? जो तकिया सही नहीं लगाता, पिल्लो सही नहीं लगाता, या जो पीछे की तरफ हेड का सही तरीके से एंगल नहीं रखता है, तो यहाँ सुषुम्ना एक नाड़ी चलती है, आयुर्वेद में आता है। यहाँ जो नाड़ी चलती है वो एक्टिवेट हो जाती है सही पोजीशन नहीं लेने की वजह से। तो जो मेमोरी बनी हुई है, जो पास्ट में जो देखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? रिपीट होता है। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि रात को गलत चीज देख के नहीं सोना चाहिए। हाँ, म्यूजिक सुन के सोना चाहिए। कोई डिप्रेशन, टेंशन है तो उसको कम करके सोना चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में वो वापस क्या होता है? रिपीट होता है। हाँ, कईयों को रात को क्या दिखता है? जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा देखोगे सीन वैसा दिखेगा सपना। हाँ, सपने की दुनिया वही है। लेकिन एक बात ये भी है कि सर हमने ऐसे सपने भी देखे जो जिंदगी में अभी तक ओरिजिनल में हमने नहीं देखे। हाँ, ये भी सपने आते हैं। हाँ, कि पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं सपनों में। हाँ, कभी कौन पीछे पड़ा है, कभी किसके पीछे हम पड़े हैं, कभी किधर जा रहे हैं इस हाँ, तो कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो रेशनल लेस होते हैं, जिनका कोई कारण ही पता नहीं होता है। हाँ, इसलिए सपनों को कंट्रोल कर, लेकिन वो इंडिकेट करता है कि आपका माइंड कैसा है। हाँ, आप जैसा विचार करते हो वैसे आपको क्या आएंगे आगे, अंदर की दुनिया भी आपकी ऐसी हो, और जो जैसा अंदर से होता है वो आगे जाके बाहर भी वैसा धीरे धीरे होने लगता है। इसलिए लीपा पोती से ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे कि शादी हुई, एग्जाम्पल देता हूं ना, शादी वाले दिन पहले तैयार किया जा, वो तैयार होके आ रही है और स्टेज प्रोग्राम में गई है, और वो लड़के के साथ बोले भाभी तो बड़ी सुंदर है, भैया आप तो फेल हो गए भाभी के सामने। लेकिन भैया को पता है ओरिजिनल पीस कौन है। हाँ, भैया तो नॉर्मल जैसे बेचारे वैसे, कोई हमारे मोहित सर की तरह पॉन्स वॉन्स क्रीम लगा के आए हो, और कोई ज्यादा नहीं। हाँ, राम सर भी लगा लेते हैं हमारे। हाँ, ये लगा लेते हैं, कर ले। लेकिन लड़कियां क्या है, बिल्कुल चकाचक होके आती है। हाँ हाँ, वो आजकल एक मार्केट में, मेरी भी मैडम डिजाइनर है, उसमें मुझे पता है, वो फाउंडेशन भी लगा अप्लाई होता है ना, फाउंडेशन होता है। लेकमी का प्रोडक्ट बोले कि आजकल ऑफर चल रहा है, मैं कितने का आ रहा है कि 1800 रुपए का किट आएगा, और मैं 1800 अपनी जिंदगी में नहीं लगाया अभी तक तो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिपापोती की जा रही है वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। हाँ, इसलिए आप नेचुरल रहे। हाँ, आप एलोवेरा जूस पिए, नेचुरल रहे। हाँ, आप अश्वगंधा दूध में डाल के पिए, आप नेचुरल रहे। हाँ, नेचुरल रहने के। लेकिन कभी कभी एक समय आता है जब दिखाना भी होता है। कौन सा दिन? शादी वाला दिन। उस दिन लिपापोती करवाएं। हाँ, उस दिन क्यों? कि उस दिन हस्बैंड की इज्जत की बात है कि ऐसी क्या पसंद की, अच्छी दिखनी चाहिए। और बताऊं, 2 दिन बाद में जिसकी शादी हुई है, शादी वाले दिन भी जाओ और 2 दिन बाद में जरूर जाना चाहिए कि भाभी जी कहाँ है। अब देखो भाभी जी को, आप भाभी जी जितनी नेचुरल थी वो भी उस दिन खराब लगेगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्टेरॉइड बार बार लगाने की वजह से स्किन की जो ब्राइटनेस थी वो स्टेरॉइड्स की वजह से क्या हो जाती, कम हो जाती है। इसलिए तो वो कहता है कि फेस वॉश, साबुन, धूप में मास्क जरूरी है। हाँ, क्यों कहता है? क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से एपिथेलियम ऊपर से छिल जाती है। हाँ, इसलिए नया नया लगता है। हो लेकिन उस भैया को पता है कि ये 2 दिन ही लगेगी, 4 दिन बाद। इसलिए शादी के बाद में लड़कियों में या लड़कों में क्या होने लगते हैं, पिंपल्स आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से जब धूप में जाएगा तो वो रिएक्शन करता है। हाँ, इसलिए यूज करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो एक कहावत अलग है फिर। हाँ, लेकिन सब कुछ हार्डवेयर को ही मान लेना, ये बेवकूफी। हार्डवेयर के साथ में किसको माना जाए? सॉफ्टवेयर को भी माना जाए कि सर फिर हम नहा धो के नहीं है। अरे नहा धो क्या हो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ, हेयरलेस लेबिया इज ऑल्सो इज नॉन एज लेबिया माइनोरा। फिर इसमें आप लोग आगे नोट करो, होमोलोगस इन मेल। अब बताइए मेल के अंदर कौन सा पार्ट होगा इसका होमोलोगस? बताओ, जवाब दो, जनता जवाब दे। फोर स्किन ऑफ ग्लांस पेनिस, वेरी गुड। फोर स्किन ऑफ ग्लांस पेनिस। जिस प्रकार से
मां की शरीर में लेबिया माइनोरा होता है, इसी प्रकार से पुरुषों के शरीर में भी जो पेनिस वाला रीजन होता है, उसकी जो स्किन होती है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उस स्किन का क्या नाम है? फोर स्किन ऑफ ग्लांस पेनिस। फिर आप लोग नोट कीजिए, इसी में नोट करो, 1 मिनट इसी में नोट करो। फ्यूजन ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेबिया माइनोरा क्या बनाता है? वेरी गुड, क्लाइटोरिस। याद रहेगा ना? एंटीरियर कहां था? ऊपर की तरफ था ना? फिर इसमें आप लोग नोट कीजिए, क्लाइटोरिस के क्वेश्चन में नोट कर लो। यही मैं कहूं लेबिया मेजूरा में कितने पोर्शन है? 2 पार्ट बनता। फर्स्ट वन कौन सा बनेगा? क्लाइटोरिस। यस, क्लाइटोरिस में नोट कीजिए, इसका क्लाइटोरिस का लेंथ कितना होता है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगा। It covered by प्रीफ्यूज। किससे कवर्ड होता है? ऊपर जो कवर करने वाली जो स्किन पाई जाती है, उस स्किन, जैसे ग्लांस पेनिस कवर कर रहा था ना उसको, ऐसे ही क्लाइटोरिस को स्किन जो कवर करती है उसे प्रीफ्यूज बोला जाता है। इसके बाद में फिर आप लोग नोट कीजिए, इट इज हाईली सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ फीमेल बॉडी। मां के शरीर का, फीमेल की बॉडी का सबसे ज्यादा संवेदनशील जो पार्ट है, सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव वाला पोर्शन है, वो कौन सा होता है? क्लाइटोरिस होता है। क्यों सर? देखो, इट ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से इसे जाना जाता है? जवाब दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइटोरिस को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। सबसे पहले आप वर्ड नोट करें, जेनाइटल ट्यूबरकल। इसे कल जरूर पढ़ के आए, है ना? जेनाइटल ट्यूबरकल कौन सा है? क्लाइटोरिस। फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बेसिक। आजकल मैजिक टॉयज भी आते हैं ना, उससे ऑन कीजिए और वो अपना क्या दिखाते हैं? मैजिक दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मेरा भांजा आया हुआ है तो वो गुड़िया के लिए क्या लेके आया? एक वो ऐसा टॉयज लेके आया जिसमें हम बोलते हैं तो फिर वो भी बोलता है हेलो, तो वो भी क्या बोलता है? हेलो रिपीट होता है। बोला कि बाय बाय, तो इनके बाय बाय। हाँ, इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही इसका मतलब क्या है कि उससे अगर कोई मैसेज दिया गया है तो वो तुरंत वापस क्या करता है? मैसेज। जैसे छोटा बच्चा होता है वो जनरली मैसेंजर की तरह काम करता है। बोलो वो मम्मी बात कर रही है तो बच्चा सुनता है और उसकी कॉपी करता है, हेलो, कोई बोलता है हेलो, कैसे हो जी, कैसे हो जी। हाँ, इसका मतलब छोटे बच्चों में हरकत देखने को मिलती है। ऐसे हमारे शरीर में एक ऐसा बॉडी का पार्ट जिसे एक बार अगर क्लिक कर दिया जाए, उसे एक बार मैसेज दिया जाए, एक बार उसे स्टिमुलेशन दिया जाए, तो सर उसके अंदर क्या होता है? जिस प्रकार से करंट की सप्लाई होती है,
उसी प्रकार से नर्व कंडक्शन होता है मेरी नजर में। जिस प्रकार से अगर वायर को आप टच करोगे तो बॉडी का हर सेल क्या जाएगा, मैसेज आता है। ऐसे यहां पर भी क्या है, नर्व कंडक्शन पाए जाते हैं। कितनी नर्व बताई थी मैंने कल, 8000 सेंसरी नर्व पाई जाती है। इसकी वजह से जिस प्रकार से स्विच को ऑन एंड ऑफ करने के बाद में लाइट चली जाती है और फिर आ जाती है, उसी प्रकार से अगर इस एरिया के ऊपर, इस क्लाइटोरिस के ऊपर सेक्सुअल फिनोमिना के दौरान, सेक्सुअल कोइटस के दौरान अगर रबिंग की जाती है फिंगर्स के द्वारा या किसी भी बॉडी के पार्ट्स के द्वारा अगर रबिंग की जाती है तो यहां नर्व कंडक्शन पाया जाता है। और नर्व कंडक्शन की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है, और जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है वैसे वैसे कोइटस का प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसलिए उस कंडीशन को हम साइंस में क्या बोलते हैं, फोर प्लेइंग मसाजिंग, फोर प्लेइंग। तो ये जो क्लाइटोरिस वाला पोर्शन है वो मैजिक बटन की तरह भी काम करता है, किसी राइटर ने लिखा है, वो आपको भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, इसी क्लाइटोरिस में नोट कीजिए, इट हैज 8000 सेंसरी It has 8000 सेंसरी नर्व एंडिंग्स, 8000 सेंसरी नर्व पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं के शरीर के अंदर, अगर आपने सेक्सोलॉजिस्ट का अगर कोई डिपार्टमेंट अगर ज्वाइन करोगे तो आपको भी पता लगेगा, जैसे जैसे ड्यूटीज करोगे, जो महिलाओं में जो सेंसिटिविटी होती है, सामान्य सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, क्लाइटोरिस की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, लेकिन ट्रिगर धीरे 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 होता है। लेकिन मेल की बॉडी में जो ट्रिगर होता है, स्टिमुलेशन होता है, वो क्या होता है, अचानक से होता है। इसलिए कभी भी कोई भी महिला आज तक रेपिस्ट नहीं पाई गई। कौन होता है रेपिस्ट, मेल होता है। हाँ, कोई भी लड़का, कोई भी मेल होता है, वो ही क्या करता है, रेपिस्ट का काम करता है। जो गलत काम होता है उसमें, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी पे उसका नियंत्रण वो खो चुका होता है। लेकिन महिलाओं के शरीर में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के शरीर के अंदर मर्यादित लाइफ होती है, और महिलाओं के अंदर जो कंडक्शन होता है वो धीरे 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 अपडेट होता है। इसलिए जितने भी पेपरों में न्यूज देखी जाती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़का ही दोषी पाया जाता है, उसमें आज तक कोई महिला दोषी नहीं पाई। लेकिन एक मैरिड लाइफ रेप भी होता है। प्रयागराज में एक न्यूज आई थी एक दिन, अगर पार्टनर नहीं चाहता और जबरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है तो वो भी क्या है, प्रोफेशनली रेप में आता है। हाँ, इसका मतलब है कि आप जमीन लेना चाहते हो किसी की, लेकिन वो आपको देना ही नहीं चाह रहा, एग्रीमेंट ही नहीं करवाना चाह रहा है, तो क्या आप जबरदस्ती लोगे, क्या वकील दिला देगा आपको जबरदस्ती ना। इसी प्रकार से जीवन के अंदर अगर बच्चे को जन्म देना है, अगर किसी भी कार्य को करना है, तो हमारा एग्रीमेंट होना जरूरी है। टीचर पढ़ाता ही जा रहा है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, पढ़ा दो। और बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है, तो कैसे सिलेक्शन। इसलिए दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना जरूरी है। समझ पा रहे बात को। इसी प्रकार से इट हैज 8000 सेंसरी नर्व एंडिंग्स पाई जाती है इसके अंदर। और इसमें फिर आप लोग नोट कीजिए, होमोलोगस इन मेल, होमोलोगस इन मेल क्या होगा, वेरी गुड, मेल पेनिस। और मेल पेनिस में कितनी सेंसरी नर्व पाई जाती है, 4000 सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व का मतलब क्या होता है, ऐसी नर्व जो मैसेज क्या करती है, लेके जाती है, या सुनो, जो लेके जाती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के अभाव में अगर कोई इस लाइफ में चला गया गलती से, तो फिर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ, और वो मनुष्य ना होकर के वो एनिमल्स की तरह जीता है, वही तो रेपिस्ट बनता है। सामान्य मनुष्य रेपिस्ट थोड़ी होता है। जिसका साइकोलॉजी, जिसका दिमाग जिसके कंट्रोल में नहीं है, वो ही इंसान क्या होता है, असामान्य या मानवता के विरुद्ध में काम करता है। इसलिए जितने भी सेक्सुअल फिनोमिनाज होते हैं, एक बार ऐसा एक राइटर ने ऐसा लिखा, दिस द लाइक्स ऑफ द हवन। हवन जो होता है, हवन में जिस प्रकार से हम लोग क्या डालते हैं,
हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, कपूर डालते हैं, तो आग क्या होती है? भभकती है। या इसका मतलब आग जिस प्रकार से डाली, आग के अंदर जितना डाला गया है सामान उतना ज्यादा भभकता है। ऐसे ही सेक्सुअल लाइफ होती है, जितना ज्यादा इस प्लीजर को लिया जाता है किसी मनुष्य के द्वारा संसार में, तो वो मनुष्य ज्यादा इसमें लपायमान होता जाता है। हाँ, उसे वो ऐसा लगता है कि जीवन यही है, सुख यही है, लेकिन सुख ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रोल उसकी दिमाग से बाहर हो चुका है। इसलिए वो जब तक शादीशुदा नहीं है तो भी ऐसे ही है, और शादी हो गई तो भी फिर ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन इसी को मान रखा। फिर वो साइकेट्रिक की कुछ टर्म्स में चला जाएगा आगे जाकर के, अगर वो 5 साल 10 साल तक ऐसा ही करता रहा कोई मनुष्य। इसलिए एक मेरा पेशेंट देखा हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अमृतसर का रहने वाला था। जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी लगती थी, डॉक्टर विद्या सागर मेंटल हॉस्पिटल में, तो एक ऐसा ही पेशेंट था जो बहुत लस्टर वर्कर जैसे जिसने जिंदगी की। इन पुरुषों में ऐसे मनुष्य कोई है, कोई माँ है या कोई मेल या फीमेल है जिनमें सेक्सुअल फिनोमिनाज बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आगे जाके इरिटेशन लाइफ में बढ़ जाता है। हाँ, क्रोध आने लगेगा और एंगरनेस होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, और जब इरिटेशन होता है या एंग्रीनेस बढ़ता है बॉडी में, तो फिर वो अपना बुद्धि का नियंत्रण क्या कर देता है? खो देता है। हाँ, इसलिए ये जितने भी प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन है वो मनुष्य के शरीर में इसलिए है, और ये ऐसे करना इसलिए बनाया गया है प्रिंसिपल्स में, क्योंकि हमें संतान उत्पत्ति करनी है। एक जनरेशन से हमें क्या करना है? दूसरे का। आज जमाना ऐसा है, आप तो अभी स्टूडेंट लाइफ से सफर कर रहे हो, लोगों के बच्चे तक नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे बात को? लोगों को आज जमाने में क्या है कि कैसे भी होकर के एक बच्चा हो जाए, बस कैसे भी हो जाए एक बच्चा हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते हुए अपने सारे सिस्टम्स को क्या कर दिया है? डिफेक्ट। कल मैं बता रहा था क्लास में, जिनकी लाइफ में पेट्रोल खत्म हो गया ना, वो फिर पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवा के लेके आएंगे। पेट्रोल डलवाने का मतलब है मेडिकेशन खाना पड़ेगा, और मेडिसिन उन लोगों को लगता है जिनका शरीर ठीक होता है, जिसका लीवर खराब हो चुका है, जिसकी इम्यूनिटी का पावर बहुत कम है। कितना पैरासीटामोल खा लो, क्या बुखार कम हो जाएगी? क्या कभी नहीं होगी। इसलिए दवाई भी वहीं लगती है जहां शरीर क्या होना चाहिए? अंदर से ठीक होना चाहिए, नहीं तो डायरिया होने लगेगा। हाँ, इसलिए इन सिस्टम। अच्छा, वो बच्चे ही कमजोर होते हैं मेरी नजर में, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं कहता है, काफी जगह पढ़ाता हूं, जिन बच्चों का दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, जिन बच्चों का दिमाग जिनके कंट्रोल में नहीं है, या मैरिड लाइफ है, अगर इस लाइफ में मान लो हस्बैंड ऐसा है, या वाइफ खुद ऐसी है जिसपे खुद का कंट्रोल नहीं है, अगर उस चीज को एंजॉय मान करके जिंदगी को जी रहे हैं, तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, फिर बाद में ऐसी ऐसी बीमारियां होगी, आज यहाँ दर्द, आज वहां दर्द, आज ये हो गया, आज वो, बिकॉज ऑफ हमने हमारे किंग ऑफ द फ्लूइड को क्या कर दिया? लॉस कर दिया है। और ऐसा फ्लूइड है जो महीनों महीनों की तपस्या से बनता है, अगर ये खत्म है तो सोडियम पोटेशियम सारी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? इम्बैलेंस होंगे। यस, इसलिए आपके साथ में ऐसा कोई पेशेंट आपको मिलता है तो उसकी हिस्ट्री जरूर लेना चाहिए। हिस्ट्री लेने से आपको अनुभव में रहता है कि ऐसे पेशेंटों में ऐसे डाटा देखने को मिलते हैं। क्लियर है? होमोलोगस इन द मेल पेनिस या 4000 सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स इसमें भी पाई जाती है। इसके बाद में इसमें सेकंड पोर्शन नोट कीजिए आप लोग। ओर्चिट, इसमें नोट कीजिए फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ labia minor। cluster of tissues at cluster of tissues at posterior area is known as फोर्चिट। एक ऐसा एरिया है जहां छोटे छोटे टिश्यूज पाए जाते हैं और जो पोस्टीरियर एरिया में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के एरिया को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? फोर्चिट एरिया के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद में ये लेबिया माइनोरा कंप्लीट होता है। लेबिया माइनोरा में दो पोर्शन आए, ऊपर वाला क्लाइटोरियस बनाता है, नीचे वाला ऑर्चिड बनाता है। फिर नेक्स्ट वन लेबिया माइनोरा के बाद में थर्ड वन पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, वेस्टिबुल। इस वेस्टिबुल का मीनिंग मैंने क्या बताया है, बहुत से यहां पैरामीटर्स ओपनिंग देखने को मिलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेस बोल सकते हैं, स्पेस बोल सकते हैं, ओपनिंग बोल सकते हैं। टोटल ओपनिंग कितनी होती है, 4। टोटल ओपनिंग कितनी होती है, 4 ओपनिंग्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी ओपनिंग होगी वो 4? फर्स्ट वन ऊपर से कौन सा था, यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रा के दोनों तरफ एक एक ग्लैंड है, कौन सी होगी वो, वेरी गुड, स्कैनिज ग्लैंड्स। फिर नीचे आइए, नीचे की तरफ सेकंड ओपनिंग कौन सी थी, वेरी गुड, वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइना के दोनों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है, 2 ग्लैंड्स पाई जा रही है, उन ग्लैंड्स का नाम बताइए, बार्थोलिन ग्लैंड, वेरी गुड, बार्थोलिन ग्लैंड। समझ पा रहे हो बातों को? सिंपल सा याद रखना, रटना नहीं है। क्या याद रखना है कि मोदी जी जब चलते हैं ना तो दोनों तरफ कौन होते हैं, सूट केस लेकर के 2 एसपीजी के कमांडो चलते, चश्मा लगा हुआ होगा, 6 फीट के बंदे होंगे, ब्लेजर में चलते ही हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और मोदी जी चलेंगे उससे आगे चलेंगे, हाँ योगी जी चलते हैं आजकल, उनके भी आगे पीछे चलते हैं। इसका मतलब मेन जो इंसान है उसके दोनों तरफ प्रोटेक्टिव पर्सन खड़े हैं। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, इस शरीर में मैंने बताया ऊपर तो ग्लाइटोरियस बनी, नीचे क्या बना, ऑर्चिड, बीच में यहां कौन सा और एरिया बना, यूरेथ्रल ओपनिंग बनी। कौन सी बनी, यूरेथ्रल ओपनिंग बनी। जबकि नीचे की तरफ यहां क्या बना, यह वेजाइनल ओपनिंग है जो इंटरनल ऑर्गन की तरफ बढ़ेगी आगे जाके। इस यूरेथ्रा की दोनों तरफ से यूरेथ्रा को मैनेज करने के लिए, इसके फंक्शंस को मैनेज करने के लिए एंटी जो माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करती है वो कौन सी ग्लैंड्स है। मैं तो ये कह दूं कि जैसे मोदी जी की तरह साथ में कौन चलते हैं, 2 बॉडीगार्ड, ऐसे ही इसके स्कैनिज ग्लैंड भी किसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बॉडीगार्ड की तरह, यूरेथ्रल ओपनिंग को। फिर वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो इसलिए 2 प्रकार की यहां बॉडीगार्ड ग्लैंड्स पाई जा रही है, उनका क्या नाम है, बार्थोलिन ग्लैंड। बताओ किसी को दिक्कत, अरे आया क्या, आया क्या, आया 1 नंबर राम सर की भाषा में, या सुनो। इसका मतलब क्या है कि यूरेथ्रल जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके दोनों तरफ स्कैनिज होगी, और जो वेजाइनल ओपनिंग उसके दोनों तरफ बार्थोलिन। अब कुछ महापुरुषों को यह बात भी समझ में नहीं आती है, वो क्या कहते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड कहां होती है सर, बीच में, यहां कहीं भी वेस्टिबुल में हो सकती है। ना ना ना, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए पीआर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पीआर में उसने ये बोला है बार्थोलिन ग्लैंड्स आर ओपन इनटू, किस में ओपन है, अब उसमें ऑप्शन है स्कैनिज ग्लैंड, ऑप्शन है यूरेथ्रल ओपनिंग, ऑप्शन है वेजाइनल ओपनिंग। अब वेजाइना के अंदर तो नहीं है, नहीं, लेकिन उसमें वल्बा नहीं है, उसमें एक्सटर्नल जेनिटल्स भी। इसका मतलब है कि नियर बाई जो स्ट्रक्चर है वो माननी पड़ेगी फिर उसमें, क्लियर है। इसका सिक्रीशन कहां जाता है, जब तो लुब्रिकेशन करेगा, हाँ, अगर ये ग्लैंड सिक्रीशन करेगी तो इसका सिक्रीशन कहां जाएगा, वेजाइना, और वेजाइना में सिक्रीशन जाएगा जब तो लुब्रिकेट करेगा, इसलिए प्राइमरी सिक्रीशन इसे कहा जाता है। हाँ, 2 प्रकार के सिक्रीशन होते हैं, आप स्टूडेंट हो मेडिकल के, आपको पता होना चाहिए। एक प्राइमरी सिक्रीशन होता है और एक आपका सेकेंड। प्राइमरी सिक्रीशन से कभी भी प्लीजर नहीं लिए जाते हैं, कौन से फ्लूइड से लिए जाते हैं, सेकेंडरी बॉडी जिसको ऑर्गेनाइज्म में बोलते हैं, जिसमें डिस्चार्ज होता है बॉडी, मेल और फीमेल की बॉडी में। प्राइमरी जो सेक्स आपका डिस्चार्ज होता है वो तैयारी की जा रही है, हाँ, बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। सर रैपिस्ट केसेस में प्राइमरी सिक्रीशन रिलीज
नहीं होता, इसलिए वो क्या है, नेचुरल नहीं है। और नेचुरल नहीं है तो बॉडी क्या नहीं है, तैयार नहीं है। और बॉडी तैयार नहीं है, रजामंदी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अननेचुरल, अनप्रोटेक्टेड या अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन बोलते हैं। वही तो क्या कहलाता है, रेप कहलाता है। क्लियर है सभी का। इसलिए बॉडी क्या होनी चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर होनी चाहिए। बॉडी जिस केस में प्रिपेयर है, फॉर एग्जाम्पल लंच किया, माया को भी चाय पीनी है, खुशबू को भी चाय पीनी है, और खुशबू मुस्कान को भी चाय पीनी है, लेकिन और लोगों को चाय नहीं, तो चाय पीने वाले साथ जाएंगे कि नहीं। तो चलो 10 मिनट का ब्रेक है। इसका मतलब जो चाय पीने वाले हैं, रजामंदी हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही शरीर भी क्या करता है, उसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके लिए प्रिपरेशन होना जरूरी है। जब बॉडी प्रिपेयर होती है तो यहाँ बार्थोलिन ग्लैंड से ल्यूब्रिकेशन रिलीज किया जाता है, और ये ल्यूब्रिकेशन जब रिलीज होता है वैसे वैसे कंडक्शन बढ़ता है। फिर आगे जाकर के समय के अनुसार धीरे 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 बॉडी के कंडक्शन के लेवल बढ़ते बढ़ते फिर जो सेकेंडरी डिस्चार्ज होता है। इसलिए पुरुषों के अंदर तो सेकेंडरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन महिलाओं के शरीर में, इसलिए एक राइटर ने क्या कहा कि इस दुनिया के अंदर 98% महिलाओं में सेकेंडरी सिक्रीशन होता ही नहीं है। सेकेंडरी सिक्रीशन होता है। दुनिया में 2% ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी भी देखने को मिलता है। और इसका मतलब कि सेकेंडरी सिक्रीशन डिपेंड करता है मेल पे। किस पे डिपेंड करता है, अगर सेक्सुअल टाइमिंग जितना ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा, उतने लंबे समय तक महिला के शरीर में कंडक्शन और इंडक्शन का लेवल बढ़ता है, और जब जाकर के उसके अंदर क्या होता है, वो सेक्सुअली डिस्चार्ज रिलीज होता है। इसलिए वो जब रिलीज होता है, उन केसेस में अगर ओव्यूलेशन हुआ है और ओव्यूलेशन वाले दिनों में अगर कंसीव होता है, तो फिर क्या होगा, लड़का होगा। हाँ, इसलिए ये फिर इसका पूरा बायोग्राफी किस प्रकार से, कौन सी रात्रियां होती है, अंधेरी रात्रियों में क्या बताया मैंने, लड़की। हाँ, उजाली रात्रियों में क्या होता है, जैसे कि अभी कौन सी रात्रि चल रही है, हाँ उजाली रात चल रही है। अभी क्या, पहले क्या आया था, अमावस्या आई है, अब क्या आने वाली है, 26 तारीख को क्या आएगी, पूर्णिमा। आज कितनी तारीख है, 22। हाँ, इसका मतलब है कि आज 22 है, कल 23, 24, 25 और 26 को क्या आएगा, आपका पूर्णिमा आएगा। और पूर्णिमा की रात्रि बिल्कुल कैसी होगी, उजाले की रात। पूर्णिमा के बाद में हर दिन कैसा होता जाएगा, अंधकार में। द डार्क नाइट्स कम्स आफ्टर द पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद में हर दिन की रात्रियां अंधेरी होती जाती है, और अगली अमावस्या की रात्रि कैसी होगी, बिल्कुल अंधेरी रात होगी। इसलिए इन दिनों में अगर कोई, इन दिनों में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन आया, शंकर को तो पता है, एक दिन उसके मेरे पास फोन आया था, वो पंजाब से आया था कि सर ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, आप बता रहे थे क्लास में कि ऐसे ऐसे हो, तो मुझे एक बार जरूर याद करना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे कैसे क्या, कौन सा टाइमिंग है। तो इसका मतलब है कि उसका एलएमपी पता होना चाहिए, और एलएमपी के अंदर उसके ड्यूरेशन ऑफ द एमसी का पता होना चाहिए। जो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पूरा टॉपिक आएगा। लेकिन ये बात ये चली है कि 2 प्रकार की सिक्रीशंस होते हैं, और ये सिक्रीशन अगर प्रॉपर्ली नहीं होता तो डिस्पेरोनिमिया होता है। अगर सिक्रीशन ज्यादा होता है तो कई बार माँ की बॉडी में ज्यादातर सिक्रीशन लाइक दिस द लिकोरियल जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो इसमें वेजिनाइटिस के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए फिर उसे पर्सनल हाइजीन के लिए एडवाइस देना होता है। तो इसमें जो वेस्टिबुल है उसमें 4 ओपनिंग्स है। 4 ओपनिंग्स में से पहली ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग है, दूसरी दोनों तरफ एक ग्लैंड से स्कैनिस ग्लैंड से, फिर मेन ग्लैंड है उसे वेजाइनल ओपनिंग बोला, उसके दोनों तरफ एक एक, उसे क्या बोल दिया, बार्थोलिन ग्लैंड्स बोल दिया। किसी को दिक्कत बोलो, इसके बारे में नोट करो। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। यूटीआई का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, CO2 क्या है, इकोलाई। हाँ हाँ, ऐसे बोला होगा, मैंने सुना CO2 कैसे कोच कर सकता है। यूरेथ्रल ओपनिंग यूटीआई का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, इकोलाई है। क्या है, इकोलाई है। और इकोलाई कहां का रहने वाला है, इंटेस्टाइन में रहने वाला है। और इंटेस्टाइन से वो कहां आया है, वेजाइनल ओरिफिस में आया है। वेजाइना का प्रोटेक्शन करने वाले जो बैक्टीरिया उसका क्या नाम है, वेजाइना डॉर्डरलाइन बेसिलाई होता है। कौन सा होता है, जिसे वे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी बोलते हैं। वो कहां का रहने वाला है,
वो भी इकोलाई के पड़ोस में रहता है, बगल में फ्लैट है उसका भी, क्या नाम है, इंटेस्टाइन, याद रहेगा। बाइकार्बोनेट कहां का रहने वाला है, पैंक्रियाज का, कहां रहने लगा आजकल, इंटेस्टाइन में रहता है। और इंटेस्टाइन का जो पीएच वो कैसा करके रखता है, अलग आया था ना क्वेश्चन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किसकी मात्रा कम हो जाती है, सी ऑप्शन जाएगा। जो जिसके पेपर में जैसा था फिर विरोध करोगे सी। हाँ जो भी मुस्कान खुश रहे तो अपने। हाँ इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट कम होगा तो HCl का लेवल क्या होगा। अगर एसिडोसिस वाली केस है तो HCl बढ़ेगा, और एल्किलोसिस वाला केस है तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। उसमें ये पूछा गया था। इसका मतलब है, लेकिन ये जो वेजाइना है, वेजाइना सामान्यतः कैसी रहना चाहती है, एसिडिक रहना चाहती है। तुम मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दो, जा वे वफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से हमने किसी पे विश्वास किया और वो हमारे विश्वास को क्या कर देता है, तार तार कर देता है, तोड़ देता है, फिर हमें पता लगता है इस दुनिया में कोई नहीं। हर हम कह रहे हैं कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, नहीं सर आप क्या समझते हो, हमारे वाले ऐसे नहीं है ना बेटा, जा। हाँ ना, कोई भी पेशेंट, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। इसलिए कहते हैं बादाम खाने से कभी तक आज तक अक्ल, जब तक वो बछीड़ नहीं खा के आएगा ना जाकर के, 2-4 बार स्ट्रगल नहीं करेगा, फिर वो कहेगा बिल्कुल सर आप सही कहते थे। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत फिर बचता है क्या, फिर भी सर भी क्या करे बेचारे। ऐसे सर से देख देख के दुनिया को बहुत ऑब्जर्वेशन ले रखा है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो। ओबीजी अगर नोट्स ले जाकर के प्रिंट वालों को दोगे तो ओबीजी के आएंगे, कभी पीडीआई के नोट्स नहीं निकल के आएंगे। और कम्युनिटी के अगर अप्लाई किए हैं तो कभी सोशियोलॉजी के नहीं आते। तो कर्म बात करता है। इसलिए वेजाइना कैसा रहना चाहती है, एसिडिक रहना चाहती है। अगर इसलिए क्वेश्चन बनता है, अगर वेजाइना को वॉश करने लगे, वेजाइना की डचिंग ज्यादा की कर दी जाए, इसे वॉश आउट ज्यादा कर दिया जाए तो ये नाराज होगी, गुस्सा होगी। अगर चेहरे पे फेस वॉश किया जाए तो ये क्या होगा, खुश। अरे चेहरा तो क्या होगा कि क्लियर हो रहा है, लेकिन वेजाइना की डचिंग किसी प्रोसीजर में की जा रही है तो वेजाइना का एसिड कहां आ जाएगा, बाहर। और जितना एसिड कम होगा इससे रिस्क है, इसमें क्या होगा, वेजिनाइटिस हो। इसलिए वेजाइना का पीएच ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। हाँ अगर किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन किया जाता है तो वेजाइनल पीएच कैसी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, क्योंकि इसको रहना किसमें पसंद है, एसिड। अगर आपको पूछा जाए स्टमक का पीएच कैसा होना चाहिए, हाँ एसिडिक होना चाहिए। और आप कहते हो बाइकार्बोनेट का तो सर ऊपर लिया और एसिड को कहां जाने दो, नीचे, तो किसी का भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जठराग्नि जो चलती है स्टमक में वो कौन चलाता है, HCl चलाता है। हाँ अगर अग्नि नहीं चल पाएगी, इसलिए तो कहते हैं कि भोजन करते पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अभी तो आग लगना स्टार्ट हुई है, तुमने पानी डाल के उसको क्या कर दिया, बुझा दिया। हाँ इसलिए पानी को अगर आग को बुझा दिया है तो भोजन सड़ने लगेगा, पच नहीं पाए। उन्हीं लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है जिन लोगों का GIT सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। वही लोग ज्यादा वीकनेस के साथ सफर करते हैं, और वही उन्हीं लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जिनका GIT सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसलिए GIT पे पूरा फोकस करें आप। हाँ राम सर को जरूर फॉलो करें, GIT में जरूर उनको जो पूरे सिस्टम अपने आप, क्योंकि जिसका सेंटर सही होता है उसकी ब्रांचें अपने आप क्या होती है, और जिसका सेंटर ही खराब है ना, अभी अगर दिल्ली किसी सेंटर पे गलत आदमी को बिठा तो पूरा स्टेट्स क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। यस और नो, अरे बोलो तो सही। जिस परिवार का मुखिया खराब होता है ना, उसके आने वाले संतान सारी क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मुखिया ठीक होना चाहिए। इसलिए वेजाइनल ओरिफिस का पीएच कैसा माना जाता है, एसिडिक माना जाता है। फर्स्ट में नोट करो, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या टाइम हो गया, हाँ वो उसका शेड्यूल आएगा ना, दूसरा शेड्यूल है, फिर 11 बज गए। हाँ तो सुनो फिर मेरी बात। हम लोगों ने पढ़ा वेस्टिबुल, वेस्टिबुल के अंदर 4 ओपनिंग्स है, और 4 ओपनिंग्स में फर्स्ट वन ओपनिंग थी यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड वन ओपनिंग दोनों तरफ स्कैनिस ग्लैंड, थर्ड वन है वेजाइनल ओपनिंग, और फोर्थ वन है यूरेथ्रल ओपनिंग। एक ऐसी ओपनिंग है जो क्लाइटोरियस के नीचे की तरफ होती है, हाँ क्लाइटोरियस के जस्ट नीचे की तरफ होती है, लेकिन वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर की तरफ होती है। The urethral opening present between the clitorius and the vaginal opening। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ पूछी जाती है। छोटा सा प्यारा सा CHO लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ बताओ कितनी होती है, आपका लगभग 4 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, कितना, जबकि मेल यूरेथ्रा की लेंथ ज्यादा होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर। फीमेल यूरेथ्रा के अंदर ज्यादातर महिलाओं में या पुरुषों में ज्यादा UTI होने के चांसेस होते हैं, फीमेल्स में होता है, बिकॉज ऑफ द
इनकी इसकी साइज छोटी होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्ली क्लीनिंग होनी चाहिए, जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, वो नहीं होती है। फिर फंडामेंटल से क्वेश्चन आता है यहीं से, फंडामेंटल में पूछेगा कि कैथेटराइजेशन करने के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है फीमेल कैथेटराइजेशन में। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन में लेटाया जाता है, दोनों पैरों को बीच में से फ्लेक्स किया जाता है और डायलेटेड करके हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैथेटराइज कर सकते हैं। कैथेटराइज करने से पहले पेशेंट के अंदर जो यूरेथ्रा होता है उसे कहां से कौन सी डायरेक्शन में क्लीन किया होता है, इनर टू आउटर साइड या आउटर टू इनर, नहीं, जो मोर इन्फेक्शियस एरिया से लेस इन्फेक्शियस एरिया की तरफ हमें, या फिर मैं बोलूं कि इन साइड से कहां लेके जाना, आउटसाइड में लेके जाना, उसे क्लीन करना। यूरेथ्रल में जब हम कैथेटराइजेशन यूज करते हैं, कितने नंबर का कैथेटर यूज करते हैं जनरली, 16 नंबर का यूज, 14 से 14 और 16 दो नंबर यूज करते हैं। मेल में कौन सा यूज करते हैं जनरली, 16 नंबर यूज किया जाता है जनरली, यस और नो। ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग्स में यूरेथ्रा अप्लाई किया जा रहा है, इसे इसमें जो कैथेटर अप्लाई किया जा रहा है, ये कैथेटर जब अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर उसे बैलून फुलाने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नॉर्मल सैलाइन। ओहो सर, तो आप अंतिम छोर से क्या कहना चाहते हो, पक्का, कसम, चलो ठीक, पतिदेव से बात करूंगा आज आपके, है ना, हाँ ठीक है, क्या आज इसने ओबीजी से कसम खाई है, देख लेना अपने हिसाब से अब, ठीक है। इसका मतलब डिस्टिल वाटर जाएगा, सही बात है, मजाक कर रहा हूं मैं तो, है ना, डिस्टिल वाटर उसका प्रायोरिटी है। और जब हम उसमें 2 ल्यूमेन होते हैं, एक ल्यूमेन में जब हम फ्लूइड अप्लाई करते हैं, कितना ml डालते हैं, 10 ml डाला जाता है, कितना, 10 ml डाला जाता है। और 10 ml उसमें नॉर्मल सैलाइन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, अच्छा अच्छा अच्छा, जब उसे हम कैथेटर को वापस रिमूव करते हैं उस दौरान हमें क्या, किस बात की सावधानी रखना चाहिए, बिफोर द रिमूवल ऑफ द यूरिनरी कैथेटराइजेशन टू द इन्फ्लेटेड बैलून्स, बिफोर द रिमूवल डिफ्लेट, उसे क्या करना होगा, वापस डिफ्लेट करना होगा, उस पानी को हमें क्या करना होगा, फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे कर लिया तो पतंग उड़ाए छोरी पतंग उड़ा, खींचते रहो उसको, अगर खींचोगे तो वो बाहर नहीं आएगा। हाँ, कई बार नए नए नर्सिंग ऑफिसर बनते बड़े जोश और जुनून में होते हैं, हाँ, और उनके तेवर देखने लायक होते, मैं बड़ा हंसता हूं बैठा बैठा, हाँ, क्योंकि वो 60-70 हजार रुपए जब सैलरी आती है ना, तो ऐसे रहते हैं जैसे कि आईपीएस अधिकारी कुछ नहीं लगते इनके सामने। उनका ड्रेस कोड, उनका रेंट है, ऐसे रहता है, और उससे पूछे कि कैथेटराइजेशन आता है ना, बाबा, हाँ आता है क्या, ये नहीं, फिर ऐसे क्या बन के आता है, बन ठन के। इसलिए लिपा पोती कामयाब नहीं कर सकती। लिपा पोती का मतलब है जब तक आपको प्रैक्टिकली अनुभव नहीं होगा किसी चीज का, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जब बॉटम पे बात की जाती है, जब हकीकत का पता लग जाता है। हाँ, चले हम लोग आगे की तरफ। इसलिए आज की क्लास में हमने छोटा सा प्यारा सा ओबीजी पढ़ा। ओबीजी अनंत है, ओबीजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओबीजी जीवन है। हाँ, ओबीजी मैं जब तक हूं, जब तक ओबीजी ऐसी चलती रहेगी दुनिया में। हाँ, इसलिए ओबीजी जीवन है। ओबीजी जीवन का मतलब है कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम होगी, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में ना जाए, इसलिए इसे अच्छे से पढ़े। कि सर मेरे को यूटीआई हो गया, मैं क्या हूँ, नॉरोफ्लॉक्सासिन खा ले, क्यों जा रही 500 रुपए का उसको ओपीडी स्लिप देने के साथ पेमेंट। हाँ, पीसीएम खा ले, नॉरोफ्लॉक्सासिन खा ले। सर मेरे को लिकोरिया नाइट्रो आपको मेट्रोनिडाजोल खाओ। हाँ, उसके साथ में बैक्टीरियल है, फंगल है, कैसा, फिर उसका ट्रीटमेंट चलाए। इसलिए खुद को ही पता होना चाहिए। अनवांटेड प्रेगनेंसी कभी ठहर गई गलती से, तो उसे किस प्रकार से मैनेज किया जाए, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे तो तुमने पढ़ाई की, क्या करे कि ऐसे ऐसे टैबलेट इसको इस तरीके से फॉर्म, अगर वो पता ही नहीं, उसकी 2 डबल डोज खा गई तो यूट्रस नाराज हो जाएगा। और ऐसे यूट्रस नाराज होते हैं 10-10 वर्ष तक, क्या नहीं होता, फिर कंसीव ही नहीं होता है। हाँ, जोर का झटका हाई जोरों से लगा और लगा और लगा। इसका मतलब क्या है कि जब मेटफॉर्मिन खाया इस जमाने में, उस दौरान यूट्रस की मेम्ब्रेन्स को तुमने क्या कर दिया है, बिल्कुल एसिड की वजह से उसे गला दिया अंदर से। अब वो भी तो बदला लेगा, जब हमें जरूरत होगी उस दिन वो आपका साथ, और आज वो साथ दे रहा था लेकिन तुम उसका साथ नहीं चाहते थे। इसलिए कर्म बोलेगा। इसलिए एमटीपी खाने से पहले भी विचार करना चाहिए। बहुत तरीके हैं, वो हम ऑफलाइन में बात करेंगे, या फिर 7737651484 पे पूरी चर्चा की जाएगी। और आज मुझे सुनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अब आपकी कंटिन्यूस राम सर की क्लास होगी, ठीक है। इस पैरामीटर्स को आप ऐसे पढ़े और आगे कल की क्लास में पढ़ा जाएगा।
पीआर के, टारगेट हाई के, मॉस्फी के क्वेश्चन निकालने घर पे जाके। कोई ऐसी बात लगे कि सर ये बात तो हमें पता नहीं है, तो वो कल जरूर लेके आए। मुझे फंसाने की पूरी कोशिश करें, किस सर को फंसाया जाए, सर की बेइज्जती कैसे हो, पूरी साजिश करके आए। मैं पूरी साजिश के तहत में निकलने की कोशिश करूंगा। अच्छा स्टूडेंट वो है जो टीचर से बार बार क्या करता है, आक्रमण किया जाए मैं झेल पाऊंगा या नहीं। कच्चा होगा तो गिर के चला जाएगा, अगले दिन नहीं आएगा, और मजबूत छाती का होगा तो फिर कल आए। इसका मतलब है कि आप चेक करें। डेमो का मतलब यही होता है बेटा, जो डेमो लेने के लिए आए ना। वैसे टीचर का कभी डेमो होता नहीं, टीचर का व्यक्तित्व बहुत विराट होता है, गुरु लोगों का विराट। एक दिन में कभी किसी चीज का पता लगता नहीं, वो तो सिस्टम के साथ जब सफर करते हैं हम, जब पता लगता है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। क्लियर है? इसलिए टीचरों का कभी डेमो होता नहीं। ये मार्केट में जो हवा बना रखी, आने वाले 2030 तक इस हवा को खत्म कर देंगे। बच्चा पहले दिन ही एडमिशन लेगा और फीस सबमिट करवाएगा। एक नया लॉजिक और निकाल रहा हूं मैं, आगे क्या आपका समय है कि जो जितनी भी फीस है वो वन टाइम लेनी चाहिए, और बच्चे को एक दिन भी छुट्टी नहीं देना चाहिए, और बच्चे का 6 महीने में सिलेक्शन होगा।